स्टोरी इंट्रोडक्शन। साजिश। किस्मत की साजिश भी एक चीज़ होती है, इसका शिकार जो हो वो कभी बच ना पाए। ठीक इसी साजिश का शिकार हुई ध्वनि बाजवा। विशाखापट्टनम में पली बड़ी ध्वनि की किस्मत ने उसे पहुंचा दिया सीधा बलिन, जहां वो टकराए अशवालिया से। अशवालिया उर्फ एफ, ताकत जिसकी भूख थी और रहम उसकी पहुंच से दूर थी। ना चाहते हुए भी ध्वनि फंस गई एक जाल में जहां उसकी दुनिया ही पलट कर रह गई। आखिर कैसे बचेगी ध्वनि शातिरों की जाल से? क्या अश उसे बचाएगा या खुद उसकी सांसें उससे छीन लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए फॉरबिडन अट्रैक्शन। चवन किडनैपिंग। जर्मनी। बर्लिन। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 20 साल की थी, वो लड़की बर्लिन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपना लगेज बैग लेकर बाहर आ रही थी। उस लड़की ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाया और साथ ही साथ उसकी ऑटम ग्रीन आंखें चारों तरफ घूम रही थी। कॉल पिक होते ही वो बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। फाइनली ध्वनि बाजवा बर्लिन पहुंच गई। दूसरे तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, बहुत अच्छी बात है, अंकल को कॉल करके बता देना कि तू बर्लिन पहुंच गई है, वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी। ध्वनि मुस्कुराते हुए बोली, बता दूंगी नित्या, पापा को कॉल करूंगी तुझसे बात करने के बाद। नित्या कुछ पल रुक कर बोली, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, और हाँ, पहली बार इंडिया से बाहर गई हो, प्लीज़ ध्यान रखना। ध्वनि एक तरफ आकर रुकी और गहरी सांस लेकर बोली, डोंट वरी, मुझे अपना ध्यान रखना आता है, बच्ची नहीं हूं मैं। नित्या सार्कास्टिकली बोली, बच्चों से भी गई गुजरी हो, पता नहीं अंकल ने तुम्हें परमिशन कैसे दे दी। मैं जानती हूं कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना नहीं आता है। ध्वनि मुंह बनाते हुए बोली, ये कोई बात नहीं होती नित्या, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो यार। बोलते हुए उसने टाइम चेक किया, बाहर आते ही उसने अपने लिए कैब बुक कर दी थी और वो बस इंतजार कर रही थी। ध्वनि नित्या से बातें कर रही थी, उसे अपने आसपास की चीज़ों का ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। दो गाड़ियां एक तरफ खड़ी थी और उन गाड़ी में बैठे हुए लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ ध्वनि के ऊपर थी। वो ध्वनि की हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक गाड़ी सीधे आगे आए और वो गाड़ी ध्वनि के सामने आकर रुक गई। ध्वनि उस गाड़ी को देखकर बोली, नित्या, आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके बाय। ये बोलकर वो उस गाड़ी के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन, यहाँ जाना है मुझे, हॉस्टल एरिया में। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी उसे देखकर बोला, ऑफ कोर्स मैडम, आप पीछे बैठ जाए। ध्वनि कुछ पल रुककर बोली, ओके। बोलकर वो अपना लगेज बैग लेकर बैक सीट के पास पहुंची। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी बाहर आया। उसने ध्वनि का लगेज पीछे रखा और फिर ध्वनि बैक सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वहां से निकल चुकी थी और वहीं उस गाड़ी के साथ पीछे जो गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही थी। ध्वनि अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। ध्वनि मन में बोली, ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बोलते हुए उसने अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन की और फिर सीधे बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन की लोकेशन डाल दी। अभी तक उनकी गाड़ी सही ट्रैक पर जा रही थी। करीब 5 मिनट बाद ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया था। ध्वनि ड्राइवर को देखकर बोली, सर व्हाई डिड यू चेंज द रूट? ड्राइवर बीच में बोला, मैडम मैं यहाँ पर सालों से काम करता हूँ, आई नो, ये छोटा रास्ता है। ध्वनि जल्दी से बोली, नहीं मुझे किसी छोटे रास्ते से नहीं जाना, मुझे सिर्फ मेन रूट से जाने हैं जो गूगल मैप शो कर रहा है, प्लीज़ आप मुझे वहीं से लेकर चलिए। उसके बोलने पर भी उस ड्राइवर ने रूट चेंज नहीं किया। ध्वनि चिल्लाते हुए बोली, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? उसके इतना कहते ही ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। अब ध्वनि को डर लगने लगा था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर गाड़ी के दरवाजे पर चाइल्ड लॉक लगा हुआ था। वो दरवाज़ा खोल नहीं सकती थी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा बाहर से खुला और एक आदमी अंदर आकर बैठा। उस आदमी ने ओवरकोट पहना हुआ था और उसने फेस पर एक रुमाल बांधा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। ध्वनि चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? लिसन प्लीज़, मुझे जाने दो प्लीज़। इससे आगे ध्वनि कुछ बोल पाती की तभी उसके बगल में बैठे हुए आदमी ने एक रुमाल निकलकर सीधे उसके मुंह पर रखा। ध्वनि खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपनी सांस रोके हुए थे, पर वो ज़्यादा देर तक सांस रोक नहीं पाए। थोड़ी देर में उसकी आंखें भारी होने लगी और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। ध्वनि के बेहोश होते ही उस आदमी ने अपना रुमाल हटाया और गहरी सांस लेकर बोला, फाइनली ये लड़की मेरे हाथ लग गई। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी बोला, मिस्टर सोलंकी, इसे वहीं पर लेकर जाना है ना, जहां पर प्लान किया गया था। ध्वनि के बगल में बैठा हुआ आदमी बिना किसी भाव के बोला, ऑफकोर्स वहीं पर लेकर जाना है। इतनी मुश्किल से ये लड़की लक्ष्य सोलंकी के हाथ लगी है, ये किसी और के हाथ लग जाए उससे पहले ही हमें वहां पहुंचना होगा। इतना बोलकर उसने अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज किया और फिर गाड़ी से बाहर देखा। उनके पीछे 2 गाड़ियां आ रही थी जो कि लक्ष्य की खुद की थी। ध्वनि बेहोश एक तरफ पड़ी हुई थी। लक्ष्य के नज़रें एक पल उसके चेहरे की तरफ चली गई। वो कुछ पल उसे देखता रहा और धीमी सी आवाज़ में बोला,
शक्ल से इनोसेंट लगती हो तुम, पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे मामले में पड़कर। पर डरना मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला तब तक जब तक तुम उस राज के बारे में मुझे बता नहीं देती। बस एक बार वो राज जो सिर्फ तुम्हें पता है वो हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी। उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी उसकी गारंटी नहीं है। लक्ष्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, तो वही ध्वनि अब भी बेसुध पड़ी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था आज उसके साथ क्या होने वाला है। लक्ष्य की गाड़ियां खाली सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी कि तभी अचानक से ब्रेक लगा। लक्ष्य सामने की तरफ झुक गया और चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल। सामने देखने पर पता चला इस वक्त उनके कार के आगे करीब 4 गाड़ियां लक्ष्य की गाड़ियों का रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी और वो सभी एक लाइन में खड़ी थी। लक्ष्य अपनी बंदूक निकालते हुए बोला, ध्यान से, ये लड़की यहाँ पर सेफ रहनी चाहिए, कोई भी इस तक न पहुंचे। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने लक्ष्य को देखा और फिर वापस से ध्वनि को देखा। वो कुछ बोला नहीं, उसने भी बस अपनी बंदूकें निकाल ली थी। बाकी दोनों गाड़ियों से भी लोग निकल चुके थे। बाहर आते ही लक्ष्य ने अपने सामने वाली गाड़ियों पर शूटिंग शुरू कर दी थी और वहीं सामने गाड़ियों से भी कुछ लोग निकल चुके थे। लक्ष्य और उसके साथ जितने भी लोग थे वो सब सामने गाड़ियों पर शूट कर रहे थे। 3 गाड़ियों से आदमी निकल चुके थे, एक गाड़ी अभी भी वैसी ही थी। वो गाड़ी सीधे लक्ष्य के एक तरफ से होकर आगे उसकी गाड़ी के पास पहुंची। लक्ष्य चिल्लाकर बोला, टेक द कार बैक। लक्ष्य के ऑर्डर मिलते ही जिस गाड़ी में ध्वनि थी उसके ड्राइवर ने अपनी गाड़ी पीछे लेनी शुरू कर दी थी। वही वो चौथी गाड़ी जिसमें कौन था नहीं पता था, क्योंकि गाड़ी के शीशे पूरी तरीके से टेंटेड थे। वो गाड़ी सीधे दूसरी गाड़ी के पीछे लग गई। लक्ष्य ने उस गाड़ी को जाते देखा और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, ब्लडी शिट, उसे यहाँ से दूर ले जाओ, वो किसी भी कीमत पर उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। बोलकर वो एक गाड़ी के पास जाने को हुआ कि तभी पीछे से किसी ने उसके पीठ पर एक लात मारी। लक्ष्य 2 कदम लड़खड़ा गया और उसने गुस्से से अपने पीछे खड़े आदमी के मुंह पर एक मुक्का दे मारा और अगले पल उसके सर के बीचों बीच एक गोली मार दी। लक्ष्य तेज आवाज में बोला, मैं पीछे जा रहा हूं उस गाड़ी के, यहाँ पर सब कुछ हैंडल हो जाना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए और अगर कोई बचा तो वो मेरे बेसमेंट में मिलना चाहिए। बोलकर वो खुद भी गाड़ी में बैठा और तुरंत वहां से आगे निकल गया। इधर वो ड्राइवर पीछे देखते हुए, लड़की चाहिए बोलकर उसने सीधे लक्ष्य को कॉल लगा दिया। उसने अपने कान पर ब्लूटूथ लगाया और ऑन कॉल बोला, मिस्टर सोलंकी, व्हाट टू डू। वो दूसरी गाड़ी हमें तेजी से फॉलो कर रही है। लक्ष्य इस वक्त खुद उस दूसरी गाड़ी को फॉलो कर रहा था। वो सामने देखते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, वो लड़की उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना तो इस दुनिया में जीने लायक नहीं बचेगा। उसकी बात सुन ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आगे 2 रास्ते थे, उस ड्राइवर ने तुरंत दूसरा रास्ता पकड़ लिया और वही जो उसके पीछे वाली गाड़ी थी वो दूसरे रास्ते से निकल गई और लक्ष्य की गाड़ी दूसरी गाड़ी के पीछे थी। उसे कैसे भी करके रोकना था, वो ध्वनि को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उस ड्राइवर ने एक बार मुड़कर ध्वनि की तरफ देखा जो कि इस वक्त बेहोशी की हालत में थी और फिर उसने एकदम से सामने देखा। सामने देखते ही उसकी आंखें फैल गई और उसने ब्रेक लगा दिया। वो गाड़ी जो अभी तक उनके पीछे थी वो उनके सामने आ चुकी थी। ड्राइवर कुछ पल रुक कर बोला, मिस्टर सोलंकी, ये गाड़ी। इतना बोलते ही वो रुक गया और उसने देखा कि उसका ब्लूटूथ ऑफ हो चुका था। उसने वापस सामने गाड़ी की तरफ देखा। उस गाड़ी ने ध्वनि वाली गाड़ी को जोर का टक्कर मारा, जिस वजह से जिस गाड़ी में ध्वनि थी वो सीधे पीछे खिसकते हुए एक पिलर से टकरा गई। इधर लक्ष्य की गाड़ी फंस चुकी थी, क्योंकि जो दूसरा रोड था वहां पर और भी गाड़ियां आ जा रही थी और इस वक्त उसके सामने 2-3 गाड़ियां थी। लक्ष्य गहरी सांस लेकर फोन पर ड्राइवर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर दूसरी तरफ से उसे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो झल्लाते बोला, हेलो हेलो, वेयर द हेल आर यू। नो, कहीं वो लड़की उनके हाथ ना लग गई हो। आह बोलकर उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर एक मुक्का दे मारा। इधर उस सामने वाली गाड़ी से एक आदमी निकला। वो आदमी सीधे ध्वनि की गाड़ी के पास आया। उसने एक बंदूक से सीधे दरवाजे का लॉक तोड़ा और ध्वनि को बाहर निकाला। वो ड्राइवर बाहर आया। इससे पहले कि वो ड्राइवर कुछ कर पाता, जिस आदमी ने ध्वनि को पकड़ा था उसने सीधे उस ड्राइवर के सीने पर गोली मार दी। करीब 2 घंटे बाद धीरे धीरे ध्वनि की आंखें खुली। आंखें खुलने के बाद उसे अपनी गर्दन में एक तेज दर्द महसूस हो रहा था, साथ ही उसका सर भी भारी हो रखा था। वो खुद से बोली, ये क्या हो रहा है मुझे। बोलते हुए उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, पर अपना हाथ हिला नहीं पाए। ध्वनि की आंखें एकदम से खुली और उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके दोनों हाथ इस वक्त चेयर से बंधे हुए थे, बल्कि वो खुद पूरी तरीके से चेयर पर बंधी हुई थी। ध्वनि ने घबराते हुए अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। वो इस वक्त किसी बेसमेंट में थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चेयर थी। ऊपर 2-3 येलो लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से उसे समझ में आ रहा था कि वो किसी बेसमेंट में थी या कहीं और। ध्वनि चिल्लाते हुए बोली, कोई है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ लीव मी। बोलते हुए वो अपने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे ध्वनि की आंखें नम हो चुकी थी।
वो तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई थी और यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया था। जिस दिन वो आए उसी दिन उसकी किडनैपिंग हो गई। ध्वनि धीरे से बोली, क्या जरूरत थी ऐसे किसी गाड़ी में बैठने की? पता नहीं पापा कितने परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी देर से हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। बोलते हुए उसका रोने का मन कर रहा था। ध्वनि एक बार फिर से चिल्लाई, समबडी प्लीज हेल्प मी। इसके आगे उसकी आवाज़ उसके गले में रह गई क्योंकि एक झटके से दरवाजा खुला। ध्वनि हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। चटू ध्वनि के भागने की कोशिश। जर्मनी, बर्लिन। किडनैपिंग के बाद जब से ध्वनि को होश आया था उसने खुद को एक बेसमेंट में पाया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक सामने का दरवाजा खुला। ध्वनि की नज़र सीधे सामने दरवाजे पर खड़े एक आदमी की तरफ चली गई जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। ध्वनि घबराते हुए बोली, कौन हो तुम? लिसन प्लीज, मुझे जाने दो, मैंने किसी का भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज। उस आदमी ने ध्वनि के बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो ध्वनि के सामने आया, उसने अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज किया और वहीं ध्वनि के सामने चेयर पर बैठ गया। ध्वनि अभी भी सहमी नज़रों से उसे देख रही थी, उसके दिमाग में एक साथ कई सारी चीज़ चल रही थी। ध्वनि ने कुछ बोलना चाहा कि तभी वो आदमी तेज आवाज़ में बोला, वो पेंटिंग कहाँ पर है? ये सवाल सुनते ही ध्वनि की आंखें एकदम से फैल गई। वो आंखें फाड़ हैरानी से उस आदमी को देख रही थी। तभी वो आदमी फिर से बोला, कुछ पूछा मैंने? वो पेंटिंग कहाँ पर है? ध्वनि एकदम से होश में आकर बोली, पेंटिंग? मैं किसी पेंटिंग के बारे में नहीं जानती। वो आदमी खड़ा होकर बोला, सीधा सीधा जवाब दो और यहाँ से निकलो, सच सच बताओ कि पेंटिंग कहाँ पर है। ध्वनि जल्दी से बोली, मुझे सच में नहीं पता कौन सी पेंटिंग के बात हो रही है, मैं नहीं जानती, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ नहीं जानती। वो आदमी अपनी काली आंखों से सिर्फ और सिर्फ ध्वनि के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहा था। इधर ध्वनि ने रोनी शक्ल बना ली थी, ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगी। उस आदमी ने अपने पॉकेट से एक पॉकेट नाइफ निकाला और वापस ध्वनि को देखकर बोला, अगर इस बार तुम्हारे मुंह से झूठ निकला तो तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी, सोच लो ध्वनि बाजवा। अगर सच बताओगी तो शायद बच जाओगी और अगर झूठ बोला तो मर जाओगी। ध्वनि ने अपनी सहमी नज़रों से एक बार उसकी पॉकेट नाइफ की तरफ देखा और वापस उस आदमी की तरफ देखा। उसके माथे पर ठंडी पसीने के बूंदे आ चुकी थी, डर के मारे हालत खराब हो रही थी। तभी वो आदमी फिर से बोला, तुम्हारे मुंह से कुछ निकलेगा या फिर? ध्वनि बीच में बोली, मुझे सच में नहीं पता, मैं किसी पेंटिंग के बारे में नहीं जानती, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, सिर्फ पढ़ाई के लिए आई हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं पता। बोलते हुए उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे थे। वो आदमी कुछ पल ध्वनि को देखता रहा और फिर वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से निकल गया और जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। उस आदमी के जाते ही ध्वनि ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ पैर अभी बंधे हुए थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे जिंदगी मिल चुकी थी। ध्वनि खुद से बोली, पेंटिंग? यहाँ जर्मनी में लोगों को कैसे पता चल गया पेंटिंग के बारे में? मुझे पक्का पता है कि ये उसी पेंटिंग के बारे में बात हो रही थी। बोलते हुए वो कहीं खो गई। फ्लैशबैक 1 साल पहले, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ध्वनि इस वक्त एक बड़े से हाल में थी जहां पर ऑक्शन होने वाला था। ध्वनि विशाखापट्टनम के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन मिस्टर आलोक बाजवा की इकलौती बेटी थी। तो वो आज अपने पापा के साथ यहाँ पर ऑक्शन में आई थी। अगर उसे कुछ लेना होगा तो वो ले लेगी, बस इसीलिए इस वक्त वो एक टेबल पर बैठी हुई आराम से जूस पी रही थी। तभी आलोक वहां पर आकर बोले, तुम बोर तो नहीं हो रही ना बेटा? ध्वनि उन्हें देखकर बोली, नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है और अब मुझे देखना है कि ऑक्शन में आगे क्या आएगा। अभी तक जो भी आया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आलोक वहीं पर बैठकर बोले, डोंट वरी, तुम्हारे इंटरेस्ट का भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उनकी बात सुन ध्वनि मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद एक पेंटिंग स्टेज पर लाई गई। ध्वनि की नज़रें जैसे ही उस पेंटिंग पर गई, उसकी नज़रें उस पेंटिंग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो फॉरेस्ट पेंटिंग थी, ग्रीन थीम के ऊपर। एक जंगल सी जगह बनी हुई थी जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत था कि कोई उस पर से नज़र ना हटा पाए। तभी उसके कानों में होस्ट की आवाज़ पड़ी जो बोल रहा था कि ये पेंटिंग करीब 20 साल पुरानी है, स्पेशली जर्मनी से यहाँ पर मंगाई गई है, तो शुरू करते हैं इसकी बोली 20,000 से। ध्वनि जल्दी से बोली, पापा आई वॉन्ट दिस पेंटिंग। आलोक कुछ पल रुक कर बोले, ध्वनि बच्चा, आई नो तुम्हें पेंटिंग बहुत पसंद है पर यह तो बहुत नॉर्मल है। और ध्वनि बीच में बोली, पापा प्लीज़, आप नहीं समझेंगे, मुझे ये चाहिए, प्लीज़ आई वॉन्ट दिस पेंटिंग। आलोक गहरी सांस लेकर बोले, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। उनकी बात सुन ध्वनि मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद बोली 50,000 तक पहुंच चुकी थी। तभी आलोक तेज आवाज में बोले, 1 लाख। आलोक ध्वनि को देखकर बोले, अभी भी मौका है बच्चा, तुम कुछ अच्छा ले सकती हो।
ध्वनि गहरी सांस लेकर बोली, पापा मुझे यही पेंटिंग चाहिए एंड यू नो हाउ मच आई लव पेंटिंग्स। होस्ट एक नज़र उन्हें देखकर बोला, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आलोक बाजवा, ये पेंटिंग आपकी हुई। ये सुनते ही ध्वनि के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। फाइनली वो पेंटिंग उसकी हो चुकी थी। ध्वनि जानती थी कि उसकी पसंद गलत नहीं हो सकती। इस पेंटिंग के ऊपर उसका दिल आया था और उसने वो पेंटिंग हासिल कर ली थी। थोड़ी देर बाद ध्वनि आलोक के साथ घर के लिए निकल चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद वो घर पहुंची। वो गाड़ी से बाहर निकलकर बोली, पापा आप वो पेंटिंग मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए प्लीज़। बोलकर वो सीधे पैलेस के अंदर चली गई। यहाँ विशाखापट्टनम में आलोक बाजवा का एक पैलेस था जो कि उनकी खानदानी रियासत थी। अपने कमरे में पहुंचते ही ध्वनि खुद से बोली, कभी किसी पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, पर कुछ तो है उसमें। वो पेंटिंग मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। बोलते हुए वो बेड पर बैठ गई। उस कमरे में ध्वनि की कई तस्वीरें थी, साथ में आलोक की भी तस्वीर थी। ध्वनि की माँ की कोई निशानी नहीं थी क्योंकि उसकी माँ थी ही नहीं। करीब 10 मिनट के अंदर पेंटिंग उसके कमरे में लाकर रख दी गई थी। ध्वनि तुरंत उस पेंटिंग के पास पहुंच गई और वो गौर से उसे देखने लगी। वो खुद से बोली, इतनी खूबसूरत तो है ये, 1,00,000 भी कम है इसके लिए, अगर 10 लाख लगाने पड़ते तो मैं वो भी लगाने को तैयार थी। बोलकर वो वॉशरूम जाने के लिए मुड़ गई। 2 कदम जाते ही ध्वनि रुक गई। उसने एकदम से मुड़कर उस पेंटिंग की तरफ देखा। वो वापस उसके पास आए और गौर से उसे देखने लगी। वो धीमी सी आवाज में बोली, रोड मैप, इस पेंटिंग में रोड मैप है। बोलते हुए उसकी ऑटम ग्रीन आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। फ्लैशबैक एंड। ध्वनि ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो खुद से बोली, वो पेंटिंग जर्मनी से आई थी, इसका मतलब वो पेंटिंग बर्लिन से विशाखापट्टनम गई थी। मैं इस बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकती। कोई तो बहुत बड़ी बात है जो एक पेंटिंग के पीछे मेरी किडनैपिंग हो रही है। बोलते हुए इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस पेंटिंग से रिलेटेड ही चीज़ चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक विला में बंदूक चलने की आवाज़ आई। इसी के साथ एक आदमी सीधे नीचे गिर गया। उसके सर के बीचों बीच गोली लगी हुई थी। वहीं सामने लक्ष्य खड़ा था और उसके हाथ में बंदूक थी। लक्ष्य चिल्ला कर बोला, मुझे कैसे भी करके ध्वनि बाजवा चाहिए, मेरे हाथ से नहीं निकल सकती वो, कुछ भी करके उसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे नहीं पता, डू समथिंग। बोलते हुए उसने टेबल पर एक लात मारी। तभी एक आदमी वहां पर आकर तेज आवाज में बोला, लक्ष्य सोलंकी, कंट्रोल करो अपने गुस्से को। लक्ष्य एकदम से उस आदमी को देखकर बोला, कैसे करूं सार्थक, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे किडनैप किसने किया। मेरी अच्छी खासी प्लानिंग को किसी ने बर्बाद कर दिया। वो लड़की यहाँ पर आने वाली थी, उसके 2 दिन पहले से ही मैंने प्लानिंग की थी कि उसे किडनैप करके यहाँ पर लाना है, लेकिन नहीं, एक ही झटके में सब कुछ चौपट हो गया। सार्थक उसे देखते हुए बोला, अगर सब कुछ चौपट हो चुका है तो सब कुछ सही करने की कोशिश करो। वॉट डू यू थिंक, ऐसे किसी की जान लेकर अपना गुस्सा इन लोगों पर निकालकर कुछ होगा? सिर्फ और सिर्फ नुकसान हमारा होगा, हमारे लोग कम होंगे। लक्ष्य सोफे पर बैठते हुए बोला, सार्थक मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ध्वनि किसी भी कीमत पर चाहिए, उस पेंटिंग का राज उसके पास है, उसे कौन किडनैप कर सकता है? इतना बोलते ही लक्ष्य एकदम से रुक गया। अचानक उसके दिमाग में एक बात हिट कर गई। सार्थक उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, व्हाट हैपन लक्ष्य, इज एवरीथिंग ओके? लक्ष्य उसे देखकर बोला, सार्थक, ऋषित वालिया बर्लिन में है ना वो? ये सुनते ही सार्थक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी लक्ष्य खड़ा होकर बोला, ये सब कुछ ऋषित का किया धरा है, वो ऐसा कर सकता है, वो अच्छे से जानता है ध्वनि के बारे में और वही इंसान है जिसे ध्वनि चाहिए मेरे अलावा। सार्थक कुछ सोचते हुए बोला, ध्वनि सिर्फ ऋषित को ही नहीं, आई मीन। लक्ष्य बीच में बोला, नहीं सार्थक, वो नहीं हो सकता, इस पेंटिंग वाली चीज में तो उसका कोई हिस्सा भी नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। आई एम डैम श्योर ये सारा काम ऋषित का है, और वैसे भी एव और ऋषित दोनों सौतेले भाई हैं, वो दोनों कभी साथ में आकर कुछ नहीं करेंगे। सार्थक कुछ पल रुक कर बोला, तो अब क्या करना है? ऋषित अगर बर्लिन में है तो हम उसे तक पहुंचेंगे कैसे? वो कहाँ पर है हम नहीं जानते। लक्ष्य कुछ सोचते हुए बोला, पर जानना पड़ेगा सार्थक, ध्वनि बाजवा वो चाबी है जो अगर किसी के पास हो तो उसे इस दुनिया के सबसे बड़ी ताकत दिला सकती है, सबसे पावरफुल इंसान बना सकती है, और मुझे वो चाहिए। रात का वक्त। इधर बेसमेंट में ध्वनि की हालत खराब होने लगी थी। 24 घंटे होने को आए थे उसे यहाँ पर ना तो उसने एक घूंट पानी पिया था और ना ही उसने कुछ खाया था। उसकी हालत खराब हो रही थी और बैठे बैठे उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ अकड़ चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, निकलना तो पड़ेगा। बोलते हुए उसने अपने हाथों की तरफ देखा। सुबह की कोशिशों का असर अब होने लगा था। उसकी रस्सियां हल्की हल्की ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और करनी थी। ध्वनि कुछ पल रुक कर बोली, ध्वनि बाजवा, थोड़ी सी मेहनत और फिर यहाँ से निकल सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत।
बोलते हुए वो वापस अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगी। उसके रस्सी जो कि पहले से ढीली थी वो और ढीली हो चुकी थी। ध्वनि ने अपने दांत से वो रस्सी खोल ली। वो जल्दी से बोली, थैंक गॉड, रस्सी खुल गई, अब निकलना है मुझे यहाँ से। बोलते हुए उसने तुरंत अपने पैर की रस्सियाँ खोली और सीधे खड़ी हुई। खड़े होते ही ध्वनि के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए वो बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंची। ध्वनि ने दरवाजा खोला और वो दरवाजा खुल गया। वो खुद से बोली, वो दोबारा चेक करने आया था, लगता है वो आदमी दरवाजा बंद करके नहीं गया, अच्छी बात है। बोलकर वो तुरंत बाहर निकल गई। बाहर एक लंबा खाली कॉरिडोर था, आसपास ही येलो लाइट लगी हुई थी जिस वजह से थोड़ी बहुत रोशनी थी। ध्वनि खुद को संभालते हुए उस कॉरिडोर से आगे जाने लगी। वो इधर उधर देखते हुए जा रही थी कि तभी वो सामने किसी से टकराए और सीधे नीचे गिर गई। तभी सामने से एक भारी आवाज आई, सरप्राइज, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, अभी तो खेल शुरू हुआ है। छतरी एशर शूट्स ध्वनि, जर्मनी, बर्लिन, रात का वक्त। आवाज सुनते ही ध्वनि ने एकदम से सर उठाकर अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखा। सामने खड़ा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा था। उसकी इलेक्ट्रिक ब्लू आंखें ध्वनि को बिना किसी भाव के देख रही थी। ध्वनि ने अपने सामने खड़े उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके ऊपर ब्लैक कलर का ओवरकोट। उसकी इलेक्ट्रिक ब्लू आंखें देखने में ही काफ़ी खतरनाक लग रही थी। ऊपर से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वो उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहे थे। ध्वनि कुछ पल रुककर बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं सच में कुछ भी नहीं जानती, प्लीज़ लेट मी गो। बोलते हुए वो खड़ी हो चुकी थी। वो आदमी अभी भी बिना किसी भाव के ध्वनि की तरफ देख रहा था। ध्वनि मन में बोली, शायद इसे सुनाई नहीं देता होगा, पर मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। बोलकर वो तुरंत भागने के लिए आगे बढ़ी। मुश्किल से ध्वनि 3-4 कदम आगे गई होगी कि उस आदमी ने उसे पीछे की तरफ खींचते हुए सीधा दीवार से लगा दिया। ध्वनि को एकदम जोर से लग गई, उसके मुंह से चीख निकल गई और उसने दर्द के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, सो हियर यू आर माय टारगेट। ये सुनते ही ध्वनि ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से उस आदमी को देखने लगी। वो आदमी बिना किसी भाव के ध्वनि को देख रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सॉरी बॉस। ध्यान नहीं दिया कि ये लड़की बाहर निकल गई। वो आदमी ध्वनि की तरफ देखते हुए बोला, ध्यान रखना चाहिए, अगर ध्यान नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी और अशवालिया को गड़बड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जो एक बार मेरी कैद में आ जाए वो कैदी निकलना नहीं चाहिए। बोलते हुए उसने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए थे। इधर ध्वनि चुपचाप अश को देख रही थी। उसे समझ में आ चुका था कि अश उन सब का बॉस था, मतलब वही एक वजह था जिसकी वजह से ध्वनि यहाँ पर थी। ध्वनि धीरे से बोली, कुछ तो करना पड़ेगा। बोलकर उसने फिर से भागने की कोशिश की। तभी अश ने उसे एक बार वापस अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसके गर्दन पर वार किया। ध्वनि जोर से चिल्लाए और कुछ ही पल में उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो बेहोश होकर अश की बाहों में निढाल हो गई। अश ने ध्वनि को सीधे अपने कंधे पर उठाया और उसे वापस बेसमेंट में ले गया। उसके पीछे वो दूसरे आदमी भी आ रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जेम्स, यानी कि अश का असिस्टेंट था। बेसमेंट में पहुंचते ही अश ने वापस ध्वनि को चेयर पर बांध दिया और जेम्स को देखकर बोला, ऐसे बेसमेंट का दरवाजा खुला नहीं छोड़ना है तब तक, जब तक मैं परमिशन न दूं। बोलते हुए उसने अपना रुमाल निकालकर अपने हाथ साफ किए और एक नज़र ध्वनि को देखकर तुरंत बाहर निकल गया। जेम्स कुछ पर रुककर बोला, पागल, ये लड़की मारेगी किसी दिन अगर ऐसी हरकत रही तो। बोलकर वो भी अश के पीछे निकल गया था। इधर अश कॉरिडोर से होते हुए सीधे में हाल में पहुंचा और वहां से होकर वो सीधे अपने ऑफिस रूम में गया। जेम्स भी उसके पीछे वहां पर आ चुका था। वो ऑफिस रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और पूरा ब्राउन एस्थेटिक थीम पर था। अश सीधे अपनी चेयर के पास पहुंचा और जेम्स को देखकर बोला, स्टॉप। जेम्स गहरी सांस लेकर बोला, ध्वनि बाजवा, आलोक बाजवा की इकलौती बेटी। वैसे तो पंजाबी है, लेकिन पिछले 50 सालों से बाजवा फैमिली विशाखापट्टनम में रह रही है। एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है उनका। और वो पेंटिंग ध्वनि ने ही खरीदी थी, वो भी 1 साल पहले, विशाखापट्टनम के एक लोकल ऑक्शन से। अश अपनी चेयर पर बैठा हुआ आराम से पेपर वेट घुमा रहा था और वो जेम्स की बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसके बारे में जेम्स जानना चाहता था, क्योंकि वो लोग कब तक ध्वनि को यहाँ पर रखने वाले थे कुछ नहीं पता था। और ये अश का ही ऑर्डर था कि लक्ष्य जिसे किडनैप कर रहा था, उन्हें बीच रास्ते से उस इंसान को किडनैप करना था, फिर चाहे वो कोई भी हो। और वो ध्वनि निकली। अश जेम्स को देखकर बोला, चुप रहने के लिए बोला मैंने। जेम्स जल्दी से बोला, नहीं वो। अश बीच में बोला, जस्ट शट अप, काम की बात के अलावा कोई इधर उधर की तीसरी बात बिल्कुल नहीं। जेम्स जल्दी से बोला, सॉरी। उस पेंटिंग में उस पैलेस का रोड मैप है और ध्वनि उस रोड मैप को जानती है। सोर्सेस से पता चला है कि वो वहां पर गई भी थी
और एक वही है जो वो रोड मैप समझ सकती है। ध्वनि ही एक रास्ता है जो उस पैलेस तक हमें पहुंचा सकती है। ये सब कुछ मैंने पता कर लिया और इसी रीजन की वजह से लक्ष्य सोलंकी ने उसे किडनैप किया था, वो भी सीधे एयरपोर्ट से। अशा कुछ पल रुक कर बोला, लक्ष्य सोलंकी। बोलते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। जेम्स सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। वो मन में बोला, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। तभी अशा उसे देखकर बोला, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो वक्त रहते सामने आ जाएगा। अब दिमाग अशवालिया का है तो फिर काम भी तो कुछ वैसे ही होंगे ना। जेम्स जल्दी से बोला, आपको पता चल गया। अशा खड़ा होकर बोला, हु एम आई जेम्स। जेम्स उसे देखते हुए बोला, अशवालिया उर्फ एव द ड्रग माफिया, द ड्रग लॉर्ड। अशा तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम, सो डू यू थिंक जेम्स। मेरे सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं समझूंगा। जो इंसान मेरी नज़रों से दूर हो मैं उसके दिमाग की बात समझ जाऊं। तुम तो फिर भी मेरे सामने हो। वेल बैक टू द पॉइंट। इतना बोलकर अशा वापस अपने चेयर पर बैठा और उसने अपने सिगार निकाल ली। सिगार जलाने के बाद अशा एक नज़र जेम्स को देखकर बोला, क्या नाम बताया लड़की का। जेम्स जल्दी से बोला, ध्वनि बाजवा पूरा नाम है उसका। अशा कुछ पल रुककर बोला, एग्जैक्टली ध्वनि बाजवा। तैयार करना उसे एक हफ्ते बाद सबसे बड़ी ग्रांड जर्मनी माफिया पार्टी के लिए। ये सुनते ही जेम्स की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोला, वो उस पार्टी में जाएगी। लेकिन इतना बोलते वो रुक गया क्योंकि अशा उसे सार्कास्टिक निगाहों से देख रहा था, मानो उसे वार्निंग दे रहा हो कि अगर तुम आगे कुछ बोलना चाहते तो यू कैन कंटिन्यू। लेकिन जवाब की उम्मीद थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। जेम्स जल्दी से बोला, सॉरी पर बॉस, अगर ध्वनि उस पार्टी में जाएगी तो फिर उसके ऊपर खतरा बढ़ सकता है। कोई भी उसे किडनैप कर सकता है। लक्ष्य सोलंकी, ऋषित वालिया, वो दोनों के दोनों ऑलरेडी उसके पीछे हैं। अशा एविल स्माइल करते हुए बोला, यही तो चाहता हूं मैं जेम्स। अशवालिया जो चाहता है वो तुम्हें पहले तो समझ में नहीं आएगा, तो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं पार्टी नाइट का। ये बोलकर वो खड़ा हुआ और वो सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जेम्स चुपचाप खड़ा उसे जाते देख रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर अशा एकदम से रुका। उसने मुड़कर जेम्स की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुरा कर बोला, इस बार लक्ष्य सोलंकी के साथ खेलना है और उसे खबर पहुंचानी है दैट आई वाज बैक। अगला दिन एक बार फिर से ध्वनि की आंखें खुली और खुद को बेसमेंट में पाकर उसका दिमाग अब खराब होने लगा था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ध्वनि खुद से बोली, इंसान हूं मैं, क्या बना कर रखा है मुझे। बेसमेंट में डालकर रखा है पिछले 3 दिनों से, यहीं पर पड़ी हुई हूं मैं, ऐसा थोड़ी होता है। बोलते हुए उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की लेकिन इस बार रस्सियाँ कुछ ज्यादा मजबूत थी। ध्वनि चिल्लाकर बोली, कोई है, दरवाजा खोलो। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं, वो बोल रही थी कि तभी एकदम से दरवाजा खुला। ध्वनि हैरानी से अपने सामने अशा को देख रही थी जिसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ पर हल्का सा खून लगा हुआ था। वो खून देखते ध्वनि की आंखें एकदम से फैल गई। वो चुपचाप उसके खून वाले हाथ की तरफ देख रही थी। अशा उसके सामने आकर रुका। उसने अपनी बंदूक वहीं टेबल पर रखी और फिर टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करते हुए बोला, आवाज़ क्यों बंद हो गई, कुछ बोल रही थी ना तुम। अशा की आवाज़ कुछ ऐसी थी कि ध्वनि की बोलती बंद हो चुकी थी। कल रात भी अशा के सामने उसकी हालत खराब हो रही थी और आज तो वो उसके सामने जैसे था उसका मुंह खुलने को तैयार नहीं था। तभी अशा उसे देखकर बोला, ओपन योर माउथ फायर बेबी। कल रात को मेरे सामने तुम भागने की कोशिश कर रही थी। अशवालिया के सामने होकर उसकी नज़रों से भागने की कोशिश स्टुपिडिटी थी। आई नो, पॉइंट पर आते हैं। बोलकर वो आराम से उसके सामने चेयर पर बैठ गया। ध्वनि अपनी सहमी नज़रों से उसे देख रही थी। अशा बिना किसी भाव के बोला, पेंटिंग। ध्वनि जल्दी से बोली, आई डोंट नो, मैं सच में किसी पेंटिंग के बारे में नहीं जानती, प्लीज़ ट्रस्ट मी। पहले भी मुझे ये सवाल कर लिया गया लेकिन मैं नहीं जानती। उसकी बात सुन अशा ने एक गहरी सांस ली। उसने सर ऊपर करके अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं ध्वनि कन्फ्यूजन से उसे देख रही थी। वो मन में बोली, क्या करने वाला है ये, कहीं मुझे जान से तो नहीं मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं पेंटिंग के बारे में ऐसे नहीं बता सकती, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अशा उसी पोजीशन में बोला, तो तुम्हें सच में नहीं पता ध्वनि बाजवा की आखिर वो पेंटिंग कहाँ पर है। उसके सवाल में एक वार्निंग थी जिसे ध्वनि ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो जल्दी से बोली, नहीं मुझे नहीं पता। ये सुनते ही अशा हल्का सा हंस दिया। ध्वनि के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी पर वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली थी। उसे पता था कि अब अगर उसने ये बोला कि वो जानती है तो वो और बुरी तरह फंस जाएगी और वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। अशा ने अपनी आंखें खोली और वो ध्वनि की तरफ देखकर बोला, पढ़ाई करने आई थी ना, सोचो पढ़ाई कर सकती हो तुम, यहाँ से बचकर निकल जाओगी अगर सीधे सीधे पेंटिंग के बारे में बता दो तो। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि पेंटिंग तुम्हारे पास है और उसके बाद तुम्हें हमें उस पैलेस तक भी तो लेकर जाना है, राइट। ध्वनि धीरे से बोली, पैलेस? कौन सा पैलेस?
मैं नहीं जानती। अशा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम नहीं जानती? ध्वनि फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, कहा ना, मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, प्लीज़ बिलीव मी, मैं किसी पेंटिंग, किसी पैलेस के बारे में नहीं जानती, मैं। वो बोल रही थी कि तभी अशा एकदम से चेयर से खड़ा हुआ और उसने गुस्से में चेयर को एक लात मारकर गिरा दिया। ध्वनि की चीख निकल गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अशा ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और जोर से खींचकर बोला, से अगेन दैट यू डोंट नो। ध्वनि अपनी हल्की खुली आंखों से उसे देखकर बोली, आई डोंट नो। अशा बेहद सर्द आवाज में बोला, फाइन फायर बेबी, मर्जी तुम्हारी। बोलकर उसने झटके से ध्वनि के बालों को छोड़ा और उसने सीधे अपनी बंदूक उठाकर ध्वनि की तरफ शूट कर दिया। अगले पल ध्वनि की चीख उस बेसमेंट में गूंज गई। चफोर ब्लडी मॉन्स्टर, जर्मनी, बर्लिन, रात का वक्त। ध्वनि अभी भी उस चेयर पर थी। अशा ने उसकी तरफ गोली चलाई थी और गोली उसके पैर पर लगी थी। उसके पैर से लगातार खून बहे जा रहे थे। ध्वनि दर्द से तड़प रही थी, लेकिन अशा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भला उसे फर्क पड़ता भी क्यों? ध्वनि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ किसी मकसद की वजह से थी, किसी एक सवाल की वजह से। अशा अपनी बंदूक टेबल पर रख कर बोला, एक बार फिर से सवाल करूंगा तुमसे और ये आखिरी बार होगा। अगर सीधा जवाब नहीं आया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। ध्वनि दर्द से तड़पते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं जानती, सच में कुछ भी नहीं जानती। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अशा ने कुछ पल उसे देखा और अगले ही पल उसने ध्वनि के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। ध्वनि जोर से चिल्लाई, धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। तभी अशा चिल्लाकर बोला, आंसर मी ध्वनि बाजवा। ध्वनि ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था, पर वापस अपना मुंह बंद कर लिया। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा छा रहा था। इतना खून बहने की वजह से वो बेहोश होने लगी थी। कुछ ही पल में ध्वनि की आंखें पूरी तरीके से बंद हो गई। अशा कुछ पल उसे देखता रहा और उसने झटके से ध्वनि के बालों को छोड़ दिया। ध्वनि का सर चेयर से टकरा गया और उसके सर पर भी हल्की सी चोट लग गई। अशा चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। तभी जेम्स वहां पर आकर बोला, बॉस ये। अशा एक नज़र उसे देखकर बोला, एडमिट हर टू द हॉस्पिटल, मरनी नहीं चाहिए ये, बस इस बात का ध्यान रखना। बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल गया। जेम्स कुछ पल रुककर बोला, पागल लड़की, अगर सब कुछ बता देगी तो बच जाएगी। इसे नहीं पता कि अगर अशा वालिया का दिमाग खराब हुआ तो इसकी जान ऐसे जाएगी कि अगली बार जन्म लेने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा इसे। बोलते हुए वो ध्वनि की रस्सियां खोलने लगा था। इधर अशा सीधे फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में पहुंचा। वो कमरा काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके अंदर 2-3 कमरे एक साथ आ जाए। अशा ने अपना ओवरकोट उतारकर एक कोने में सोफे पर फेंक दिया और वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो शावर के नीचे खड़ा था। उसके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था और उसकी आंखें बंद थी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार ध्वनि का चेहरा घूम रहा था। अशा धीमी सी आवाज में बोला, ध्वनि बाजवा, अगर सच नहीं बताओगी तो जान से मारी जाओगी। बोलकर उसने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी इलेक्ट्रिक ब्लू आंखों में कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद अशा फ्रेश होकर बाहर पहुंचा। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन की तरफ चली गई, जो कि बेड पर रखा हुआ था और वो लगातार बजे जा रहा था। अशा ने बिना कुछ बोले कॉल पिक किया। दूसरे तरफ से एक आवाज़ आई, एव। लक्ष्य सोलंकी पूरी तरीके से ऋषित वालिया पर शक कर रहा है। उसे लग रहा है कि ध्वनि को किडनैप करने वाला ऋषित है, उसे अभी तक। अशा बीच में बोला, जो नहीं पता वो पता चल जाना चाहिए, कंसाइनमेंट का क्या हुआ? बोलते हुए वो अपने वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, कंसाइनमेंट सेफली अपनी जगह पर पहुंच चुका है, मतलब श्रीलंका। वहां पहुंचने के बाद कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद शिप वापस आ रही है। अशा कुछ पल रुककर बोला, एक काम करो, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करो और एक बात, ऋषित वालिया पर खास नज़र रहनी चाहिए। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अशा थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। वो खुद को देखते हुए बोला, पावर इज माई हंगर एंड इट्स माई डेस्टिनी, इसके आगे कुछ भी मैटर नहीं करता। ध्वनि बाजवा, आई एम कमिंग, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा वरना तुम्हारी मौत अशा वालिया के हाथों ही होगी। बोलते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। अगला दिन ध्वनि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे एक बीप की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। ध्वनि ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। तब उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त एक हॉस्पिटल रूम में थी। वो खुद से बोली, मैं जिंदा हूँ। इतना बोलकर उसने उठने की कोशिश की और इस चक्कर में उसका पैर हल्का सा हिल गया, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। तभी नर्स वहां पर आकर बोली, अरे आप क्या कर रही है मैडम, आपको और दर्द होगा। ध्वनि कुछ पल रुककर बोली, मेरा पैर। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपने पैर की तरफ देखा जिस पर बैंडेज लगा हुआ था। उसकी लेफ्ट टांग पर गोली लगी थी। नर्स उसे देखते हुए बोली, डोंट वरी,
थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं अभी आपको पेन किलर वाला इंजेक्शन देती हूँ, दर्द में आराम मिलेगा। बोलकर वो इंजेक्शन प्रिपेयर करने लगी। ध्वनि चुपचाप अपने पैर की तरफ देख रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे गोली लगी थी और इतना भयानक दर्द उसने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद नर्स ने ध्वनि को इंजेक्शन लगा दिया था। इंजेक्शन लेने के करीब 5 मिनट के अंदर ध्वनि को आराम लगने लगा था। नर्स उसकी पल्स चेक करते हुए बोली, अभी तो सब कुछ ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि आप इस वक्त अस्पताल में हैं। और ध्वनि बीच में बोली, मैं यहाँ पर अकेले हूँ। मतलब कोई और भी है क्या? नर्स उसे देखते हुए बोली, बाहर तो बॉडीगार्ड्स है। ध्वनि मन में बोली, व्हाट द हेल, अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकती क्या? अचानक ध्वनि के दिमाग में कुछ आया। वो नर्स को देखते हुए बोली, कैन आई गेट योर फ़ोन प्लीज़? इट्स अर्जेंट, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नर्स हिचकिचाते हुए बोली, मैडम हाउ कैन आई? मैं आपको फ़ोन नहीं दे सकती, स्ट्रिक्टली मना किया गया कि आपका ट्रीटमेंट करने के अलावा और कुछ नहीं करना। ध्वनि गहरी सांस लेकर बोली, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। नर्स ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक बॉडीगार्ड अंदर आया। उसके हाथ में फ़ोन था और वो फ़ोन स्पीकर पर था। ध्वनि सवालिया नज़रों से कभी बॉडीगार्ड की तरफ देखती तो कभी फ़ोन की तरफ देख रही थी। उस गार्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो ध्वनि की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो फायर बेबी। ये सुनते ही ध्वनि की आंखें एकदम से फैल गई। वो धीरे से बोली, ब्लडी मॉन्स्टर। उसके मुंह से ये शब्द अशर ने सुन लिया था और उसके होठों पर एक इविल स्माइल आ चुकी थी। अशर कुछ पल रुककर बोला, एग्जैक्टली मॉन्स्टर विल, वार्निंग देनी है तुम्हें, अगर मेरे हाथों से मारना नहीं है या फिर टॉर्चर नहीं होना है तो एक चीज़ का ध्यान रहे, गलती से भी कोई गलती नहीं, वरना फायर बेबी। अशर वालिया कोई रहम नहीं करेगा और इसका ट्रेलर तुम देख चुकी हो। ध्वनि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। आखिर अशर को कैसे पता चल गया था कि वो नर्स से हेल्प लेने की कोशिश कर रही थी। अशर तेज आवाज में बोला, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? ध्वनि जल्दी से बोली, यस आई एम। बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की हल्की कांप रही थी। अशर इविल स्माइल करते हुए बोला, वेरी गुड गर्ल, इंतजार करो, मैं आऊँगा तुमसे मिलने, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, सी यू सून। उसकी बात सुन ध्वनि की आंखों के सामने एकदम से कल रात की बात घूम गई, जब अशर ने उससे सवाल जवाब किया था और उसे सीधा गोली मार दी थी। ध्वनि कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप फ़ोन की तरफ देख रही थी। वहीं तुरंत कॉल कट गया। बॉडीगार्ड बिना कुछ बोले फ़ोन लेकर बाहर चला गया। नर्स धीरे से बोली, आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प यू। ध्वनि कुछ पल रुककर बोली, आई कैन अंडरस्टैंड। नर्स गहरी सांस लेकर बोली, आपको यहाँ पर 2 दिन तक रहना है, उसके बाद आपको डिस्चार्ज मिलेगा और जब तक आपका पैर सही नहीं हो जाता तब तक आपको बेड रेस्ट करना होगा। बोलकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य इस वक्त अपने ऑफिस रूम में था और उसके साथ समर्थ बैठा हुआ था। वो दोनों किसी कंसाइनमेंट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। लक्ष्य सोलंकी एक स्मगलर था, पूरी दुनिया में एंटीक पीस की स्मगलिंग करने का उसका काम था। उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा था। इस वक्त वो दोनों ऐसे ही किसी स्मगलिंग की कंसाइनमेंट पर बात कर रहे थे कि तभी एक आदमी वहां पर आया। समर्थ उसे देखकर बोला, क्या हुआ? वो आदमी बोला, बॉस वो रिशित वालिया नॉर्थ बर्लिन में अचानक से एक्टिव होने लगा है। लक्ष्य ने उसे जाने का इशारा किया। वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। लक्ष्य कुछ सोचते हुए बोला, ये रिशित अचानक एक्टिव कैसे हो सकता है? आई एम डैम श्योर की ध्वनि उसी के पास हैं। उसकी बात का समर्थ के पास कोई जवाब नहीं था। अब कुछ चीज़ उसे भी गड़बड़ नजर आने लगी थी। वहीं अशर इस वक्त एक कमरे के सामने खड़ा था। उस कमरे के अंदर एक आदमी बंधा हुआ था, जिसके हाथ पैर दोनों जंजीरों से सीलिंग के ऊपर हुक किए गए थे। जेम्स वहां आकर बोला, व्हाट टू डू विथ हिम? अशर बिना किसी भाव के बोला, टोटे डायजेनिजन डाई मीर निक्ट्सनजन एस हैटकीनन शिन इन डीसर वेल जूलेबन। तारानकंट मार दो, जो मेरे काम का नहीं उसका दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। जेम्स जल्दी से बोला, ओके बॉस। अशर गहरी सांस लेकर बोला, टेक केयर ऑफ दिस मेस। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। वहीं हॉस्पिटल में ध्वनि इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर बैठी हुई थी। वो खुद से बोली, यहाँ से निकलना तो है ध्वनि बाजवा, यही मौका है यहाँ से निकलने का। अगर हिम्मत करके निकल गई ना तो जिंदगी बच जाएगी। मुझे इंडिया विशाखापट्टनम वापस जाना है। बोलकर उसने अपना पैर जमीन पर रखा और उठने की कोशिश की। ध्वनि ने अपने सीधे पैर पर सारा जोर डाल रखा था। वो लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने दीवार का सहारा लिया हुआ था। गलती से ध्वनि का लेफ्ट पैर जमीन पर रखा गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो खुद से बोली, नाकुपी की पत्तिंदी तारानकन, पागल हो गई हूं मैं। ध्वनि ने अपना लेफ्ट पैर वापस से ऊपर की तरफ किया और उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तभी बाहर से एक गोली चलने की आवाज़ आई और इसकी वजह से ध्वनि का बैलेंस बिगड़ा और वो एकदम से नीचे गिर गई। ध्वनि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर से लगातार गोलियों की आवाज़ आई जा रही थी।
5 मीट माई गर्लफ्रेंड। जर्मनी, बर्लिन। रात का वक्त। जिस केबिन में ध्वनि एडमिट थी उसके बाहर से लगातार गोलियां चल रही थी। कुछ गोलियां खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ चुकी थी, तो वहीं ध्वनि की हालत खराब हो रही थी। वो डर के मारे बेड के नीचे छुपकर बैठ गई थी। उसने कानों में हाथ रखते हुए खुद से कहा, अब मेरा क्या होगा? मैं तो उठ भी नहीं पा रही, यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? बोलते हुए उसने उठने की कोशिश की, पर उसके पैर में तेज दर्द हुआ जिसकी वजह से वो वापस गिर गई। ध्वनि खुद से बोली, मैं क्या करूं? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। इस वक्त उसे खुद पर तरस आ रहा था। वो चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकती थी। उसके पैर जख्मी थे और पैरों पर खड़े होकर निकल पाना उसके लिए नामुमकिन था। ध्वनि ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, तभी उस वार्ड का दरवाजा खुला और अशर अंदर चला आया। उसे देखते ही ध्वनि वापस गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। अशर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, तुम्हारे अंदर फायर बहुत है, आई नो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्टंट करोगी, और वो भी पैर में गोली लगने के बाद। ध्वनि उसे देखते हुए बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस्टर वॉटएवर, तुम। वो बोल रही थी कि तभी अशर ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर खिड़की की तरफ बढ़ गया। ध्वनि हैरानी से बोली, क्या तुम मुझे उनके हवाले करने वाले हो? अशर एक नज़र उसे देखकर बोला, अगर तुम्हारे मुंह से एक वर्ड भी निकला फायर बेबी, देन आई विल किल यू। और ध्यान रहे, धमकी देता नहीं हूं मैं, ओके? अगर तुम्हारे पैर पर गोली मार सकता हूं तो फिर तुम्हारा दिल दूर नहीं है। ये सुनते ही ध्वनि ने अपना मुंह बंद कर लिया। वो अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालने वाली थी। अशर ध्वनि को सीधे खिड़की के पास लेकर पहुंचा। उसने ध्वनि को वहीं खिड़की पर बैठाया और सीधे पास में बना हुआ इमरजेंसी पुल कॉर्ड को पकड़ा और उसने ध्वनि को कमर से पकड़ लिया। ध्वनि अभी भी सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अशर क्या करने वाला था। अशर उसकी आंखों में देखकर बोला, अपनी आंखें बंद करो वरना डर जाओगी। ध्वनि जल्दी से बोली, ओके मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे मत फेंकना। बोलकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अशर ने एक नज़र नीचे देखा और उसने ध्वनि को पकड़े हुए जंप लगा दिया। ध्वनि जोर से चिल्लाई, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। अशर ने वो पॉल कार्ड पकड़ा हुआ था और कुछ ही सेकंड में वो दोनों जमीन पर उतर चुके थे। अशर ने ध्वनि को वापस अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। करीब 15 मिनट बाद उनकी गाड़ी बर्लिन के रोड पर चल रही थी। अशर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था और वहीं पीछे बैक सीट पर ध्वनि बैठी हुई थी। ध्वनि के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। वो अचानक से बोली, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग प्लीज। एक बार पूछ लूँ? अशर बिना किसी भाव के बोला, जस्ट शट योर माउथ फायर बेबी, तुम्हारे मुंह से कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। ध्वनि धीरे से बोली, अगर सवाल सुनना नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो मिस्टर, तुम्हें कोई भी सवाल नहीं सुनना पड़ेगा, इनफैक्ट मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। उसके इतना कहते ही अशर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ध्वनि मन में बोली, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? ओह गॉड, कहीं मुझे सच में नहीं मार देगा ना? अशर ने अपनी बंदूक उठाए और वो ध्वनि की तरफ मुड़कर बोला, क्या बोल रही थी तुम? ध्वनि एक नज़र उसकी बंदूक को देखकर बोली, सॉरी। बोलते हुए उसने वापस अशर की तरफ देखा। इस वक्त उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अशर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जा नहीं सकती, क्योंकि खतरे को तुमने खुद इनवाइट किया है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। याद रहे अशर वालिया, वो हर चीज़ जानता है जो तुम सबसे छुपा रही हो। तो उसकी बात सुन ध्वनि ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अशर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, आई नो, खतरे में खुद को तुमने डाला है तो फिर अब झेलना तो पड़ेगा, ओके? और अब अगर तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकला तो दूसरा पैर तैयार रखना, गोली वहां भी लगेगी। बोलकर अशर सामने देखने लगा और उसने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर ध्वनि अब कुछ नहीं बोल पाए। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी। तारांकन फ्लैशबैक। 1 साल पहले ध्वनि अपनी गाड़ी से उतरी। इस वक्त वो केरल के नेदुमुदी गांव में थी। ध्वनि गहरी सांस लेकर बोली, पेंटिंग तो अपने शौक के लिए खरीदा था मैंने, ये नहीं सोचा था कि वो पेंटिंग मुझे यहाँ तक लेकर चली आएगी। बोलकर उसने अपने गाड़ी के बैक सीट पर रखा पेंटिंग देखा, जो कि वो वही पेंटिंग था जो उसने ऑक्शन से खरीदा था। ध्वनि ने सीधे एक नोटपैड निकाला और उस पर कुछ करने के बाद वो सीधे आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ध्वनि एक पैलेस के सामने खड़ी थी। नेदुमुदी में इतना बड़ा पैलेस था, ये शायद ही किसी को पता था, और वो पहले काफ़ी बड़ा था। ध्वनि धीरे से बोली, माय गॉड, इतना बड़ा पैलेस, पर ये कितना ब्यूटीफुल है। बोलते हुए उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, निर्तुका रुक जाओ। ये सुनते ही ध्वनि ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और उसने मुड़कर देखा। उसके सामने इस वक्त करीब 5 लोग थे और वो उस गांव के लोकल लग रहे थे। उनके कपड़े यही बता रहे थे। ध्वनि उन्हें देखते हुए बोली, सॉरी आई कांट स्पीक मलयालम।
तभी उनमें से एक आदमी आगे आकर बोला, हिंदी आती है? ध्वनि जल्दी से बोली, आती है। वो आदमी उसे देखते हुए बोला, अंदर नहीं जा सकती तुम, अगर गांव घूमने आए हो तो गांव घूमो और निकलो, लेकिन इस हवेली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है किसी को भी। ध्वनि कुछ पल उस आदमी को देखती रही और फिर उसने बाकी 4 आदमियों को देखा, जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। वो बस चुपचाप ध्वनि को घूर रहे थे, जैसे मानो ध्वनि उनके खजाने पर अटैक करने वाली थी। ध्वनि धीरे से बोली, ओक नो प्रॉब्लम, आई विल लीव। बोलकर वो सीधे वहां से जाने के लिए मुड़ गई। 2-3 कदम आगे जाते ही ध्वनि ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ऐसा भी क्या छुपा रखा है यहाँ? मैं पता लगा कर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। तभी वो आदमी जिसे हिंदी आती थी, उसने मानो उसकी धीमी आवाज़ को भी सुन लिया था। उसने जोर से ध्वनि का हाथ पकड़कर खींचा और गुस्से में बोला, चली जाओ यहाँ से, तुम उस दलदल में फंसने की कोशिश कर रही हो जहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वापस यहाँ कभी मत आना। उनकी बातें सुनकर ध्वनि एकदम घबरा गई थी और वो तुरंत वहां से निकल गई। फ्लैशबैक एंड। ध्वनि ने अपनी आंखें खोली और बाहर देखते हुए मन में बोली, उस दिन उस पैलेस तक पहुंचकर भी अंदर नहीं देख पाई। जानना है मुझे कि आखिर उस पैलेस में ऐसा क्या है कि सब के सब उसके पीछे पड़े हुए हैं और इसके चक्कर में मेरे पीछे भी पड़ गए हैं। अगली सुबह अशर इस वक्त अपने ऑफिस रूम में था और उसके सामने एक फाइल पड़ी हुई थी जिसमें ध्वनि की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल थी। जेम्स उसके सामने खड़ा अशर के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी अशर उसे देखकर बोला, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ सके। बोलकर उसने फाइल बंद करके एक तरफ रख दिया। जेम्स उसे देखते हुए बोला, ऐब हो सकता है कि कल जो अटैक हुआ हो वो लक्ष्य ने। अशर बीच में बोला, नो, लक्ष्य का हाथ नहीं इन चीज़ों में, लक्ष्य सोलन की। दिमाग बहुत है उसके अंदर, लेकिन कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये उसे अभी तक नहीं आता। जेम्स उसे देखते हुए बोला, पार्टी का दिन करीब आ रहा है और इतना बोलकर वो रुक गया क्योंकि अशर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर चुकी थी, जिसका मतलब क्या था वो सिर्फ और सिर्फ अशर ही जानता था। अशर खड़ा होकर बोला, आता हूं मैं अपने सबसे बड़े हथियार को देखकर। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। इधर ध्वनि जो कि इस वक्त गेस्ट रूम में थी, उसे कल रात से वहीं पर रखा गया था। अशर दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग फायर बेबी। ध्वनि उसे देखकर बोली, मॉन्स्टर। अशर उसके सामने आकर रुका और अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, मेरी बंदूक और तुम्हारी बॉडी अभी भी यही है। उसकी बात सुन ध्वनि ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। अशर उसके मुंह पर उसे धमकी दे रहा था, पर बेचारी ध्वनि कुछ नहीं कर सकती थी। अशर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर तेज आवाज में बोला, कुछ दिन बाद एक पार्टी है और तुम उस पार्टी में मेरे साथ चलोगी। ये सुनते ही ध्वनि हैरानी से उसे देखने लगी। वो जल्दी से बोली, पार्टी नहीं प्लीज़, मुझे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, मगर पता नहीं क्यों तो मुझे और खतरा मोल नहीं लेना है। मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे इंडिया वापस भेज दो, मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज़। बोलते हुए उसकी आवाज़ में एक लाचारी साफ महसूस हो रही थी। वो जल्द से जल्द आलोक के पास वापस जाना चाहती थी। वो अपने पुराने ज़िंदगी में वापस जाना चाहती थी, इन सब से दूर। अशर हल्का सा ध्वनि के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये सब कुछ तो खतरे को इनवाइट करने से पहले सोचना चाहिए था। और व्हाट डू यू थिंक कि मुझे तुम्हारे आंसुओं से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुन ध्वनि की आंख से एक कतरा आंसू बह गया और वो खुद अशर के इलेक्ट्रिक ब्लू आंखों में देख रही थी। अशर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बी रेडी, पार्टी वाली रात आएगी, पार्टी वाली रात तुम मेरे साथ चलोगी। इतना बोलकर वो सीधा खड़ा हुआ और ध्वनि के जवाब का इंतजार किए बगैर ही वहां से निकल गया। ध्वनि धीरे से बोली, आई मिस योर पापा, मुझे आपकी ज़रूरत है यहाँ पर, आई कांट टेक इट। बोलकर उसने सर झुका लिया और वो बस ऐसे ही रोने लगी। इसी तरीके से 4 दिन निकल चुके थे। इन 4 दिनों में ध्वनि के पैर से पट्टी हट चुकी थी और अब वो धीरे धीरे चलने लगी थी। और आज थी पार्टी नाइट, जिसका इंतजार बेसब्री हो रहा था। रात का वक्त, एक बड़ा सा वेन्यू हॉल जहां पर माफिया वर्ल्ड के कई सारे लोग आए हुए थे। स्मगलर्स, क्रिमिनल्स, किलर्स, हर फील्ड के लोग वहां पर मौजूद थे। उसी पार्टी में लक्ष्य बार काउंटर के पास समर्थ के साथ खड़ा था और इस वक्त उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। समर्थ उसे देखकर बोला, कंग्रेचुलेशंस, आज पूरी की पूरी जर्मनी तुम्हारी होने वाली है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स ब्रो, जर्मनी हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है मैंने, और पावर, यही तो चाहिए था मुझे। एंड फाइनली मुझे वो मिलेगा जिसके लिए मैं बना हूँ। आई विल बी द किंग ऑफ जर्मनी। समर्थ कुछ पल रुक कर बोला, आई जस्ट होप कि अब कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे तुम्हें उस चेयर पर देखना है जहां से तुम पूरी जर्मनी कंट्रोल करोगे। लक्ष्य उसे देखकर बोला, अब कोई भी बीच में आएगा तो लक्ष्य सोलंकी उसे खत्म कर देगा। मेरे और मेरी पावर के बीच अब तीसरे की कोई जगह नहीं बचेगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
तभी सारी लाइट्स ऑफ हुई और सीधे एक स्पॉटलाइट में एंट्रेंस पर ऑन हो गई। सबकी नज़रें एंट्रेंस की तरफ चली गई थी। वहां देखते ही लक्ष्य के हाथों से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। समर्थ धीरे से बोला, ए ऐप। एंट्रेंस पर अशर वालिया खड़ा था और वहीं उसके साथ ध्वनि बाजवा खड़ी थी। ध्वनि को अशर के साथ देखकर मानो लक्ष्य के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी अशर ने लक्ष्य की तरफ देखकर राबदार अंदाज में कहा, शेर कुछ वक्त के लिए अपने जंगल को छोड़कर गया था, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि उसने राज करने का इरादा छोड़ दिया है। जंगल का एक ही राजा होता है और वो मैं हूं, और इस बार राजा के साथ उसकी रानी भी है। मीट माई गर्लफ्रेंड मिस ध्वनि बाजवा, चसिक्स किंग ऑफ जर्मनी, बर्लिन, जर्मनी। रात का वक्त, पार्टी हॉल में। अशर ध्वनि को लेकर अभी भी एंट्रेंस पर खड़ा था। ध्वनि के चेहरे पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी, जो उसके नर्वसनेस को साफ बयां कर रही थी। अशर लक्ष्य को देखते हुए ध्वनि को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही पल में वो ध्वनि के साथ लक्ष्य के सामने था। लक्ष्य धीरे से बोला, ध्वनि। तभी अशर तिरछा मुस्कुराकर बोला, वॉट हैपन्ड मिस्टर सोलंकी? पैरों तले जमीन खिसक गई या फिर जमीन पर खड़े होने की औकात नहीं रही? लक्ष्य उसे देखकर बोला, आई नेवर थॉट कि तुम होगे इन सब के पीछे। अशर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कम ऑन मिस्टर सोलंकी, जो तुम नहीं सोचते वही तो हर बार होता है। अब तक तो तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए। एक्सपीरियंस अच्छा है ना तुम्हारा? जो तुम नहीं सोचते हर बार वही होता है, राइट? लक्ष्य कुछ बोलने को हुआ कि तभी सार्थक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुछ बोलने से रोक दिया। लक्ष्य ने एक नज़र सार्थक की तरफ देखा और गुस्से में वहां से चला गया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। सार्थक भी उसके पीछे चला गया था। उनके जाते ही ध्वनि धीरे से बोली, मॉन्स्टर। अशर उसे तुरंत अपनी तरफ घुमा कर बोला, इट्स ओके फायर बेबी, ये मॉन्स्टर तुम्हें जान से नहीं मारेगा, ओके? ध्वनि उसे देखते हुए बोली, जान से नहीं मारोगे तुम मुझे मिस्टर वालिया? तुम मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ पर लेकर आए हो? अशर हल्का सा उसके चेहरे के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बी ग्रेटफुल फायर बेबी, सिर्फ धमकी दी मैंने तुम्हें, अगर धमकी से आगे बढ़ता तो तुम यहाँ पर खड़ी नहीं होती। ध्वनि कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो तुरंत पीछे हट गई। अशर की इन बातों से उसे डर भी लगता था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, अपनी मजबूरी पर और स्पेशली इस बात पर कि वो अपने पापा यानी कि आलोक बाजवा से बात नहीं कर सकती थी। अशर अभी भी ध्वनि की तरफ देख रहा था। तभी जेम्स वहां पर आकर बोला, ऐप ऋषित, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अशर बिना किसी भाव के बोला, तो आने दो जेम्स, अब मेरा भाई आ रहा है तो फिर स्वागत के लिए बड़े भाई को भी तो आगे आना चाहिए ना। बोलते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। इसका मतलब क्या था, वो शायद सिर्फ जेम्स ही अंदाजा लगा सकता था। जेम्स उसे देखते हुए बोला, बॉस आप सच में कोई धमाका करने वाले हैं? सबसे पहला धमाका आप कर चुके हैं कि ध्वनि आपके पास है, जब ऋषित को पता चलेगा तो वो भी बौखला जाएगा। अशर कुछ पल रुक कर बोला, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। दो लोगों की लड़ाई में अशर वालिया वो इंसान बन गया जो था तो तीसरा, लेकिन बाजी मार गया। उसकी बात सुन जेम्स हल्का सा मुस्कुरा दिया। इधर ध्वनि बार काउंटर के पास खड़ी थी और वो चुपचाप सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। वो मन में बोली, अगर इस मॉन्स्टर ने मुझे ऐसी धमकी नहीं दी होती ना तो मैं यहाँ पर आती नहीं। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी। कल रात को ध्वनि इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। वो चुपचाप सामने देख रही थी। उसके पैर पर एक हल्का सा बैंडेज लगा हुआ था। वो चलने लगी थी लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। ध्वनि चांद की तरफ देखते हुए बोली, आई एम मिसिंग योर पापा। थोड़ी देर बाद ध्वनि जैसे ही अंदर आने के लिए मुड़ी, उसकी नज़रें सीधे अशर की तरफ चली गई, जो कि बालकनी के डोर पर खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ बांधे हुए थे, उसकी शर्ट के 2 से 3 बटन खुले हुए थे, बाल बिखरे हुए और उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ ध्वनि की तरफ थी। उसे इस तरीके से अपनी तरफ देखता पाकर ध्वनि ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अशर बिना किसी भाव के बोला, कम हियर। ध्वनि जल्दी से बोली, क्यों? अशर उसी लहजे में बोला, यू वॉन्टेड टू आस्क मी क्वेश्चन फायर बेबी। ध्वनि कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, आई एम ए ह्यूमन, राइट? और हर इंसान के पास हक होता है सवाल करने का, तो मैं क्वेश्चन करूंगी तुम्हें। और अशर बीच में बोला, आई लाइक इट। ये सुनते ही ध्वनि कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। अशर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, आई लाइक इट व्हेन योर स्पीड फायर। ध्वनि अभी भी चुपचाप उसे देख रही थी। तभी अशर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। ध्वनि ने अपने कदम पीछे लेने की कोशिश नहीं की, वो पीछे नहीं हटने वाली थी। उसे पता था कि अब उसे ये सब कुछ फेस करना था। कुछ ही पल में अशर उसके सामने आकर रुका। अशर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बी रेडी, यू आर गोइंग टू बी गर्लफ्रेंड ऑफ अशर वालिया। ध्वनि चिल्लाकर बोली, वॉट? बिल्कुल नहीं। अशर सार्कास्टिकली बोला, ऑप्शन नहीं दिया है तुम्हें फायर बेबी, तुम्हारे सामने अनाउंसमेंट किया है, नाउ यू आर माई गर्लफ्रेंड, एक्सेप्ट कर लो, ओके? बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गया। तभी ध्वनि तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली,
मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, सुना तुमने? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वो बोल रही थी कि तभी अश ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। ध्वनि उसके सीने से टकरा गई और वो आंखें फाड़े हैरानी से उसे देखने लगी। अश उसकी ऑटम ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है, यू आर गोइंग टू बी माई गर्लफ्रेंड, और कल रात को पार्टी में तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी, और अगर तुमने नहीं किया तो। इतना बोलते ही वो रुक गया। ध्वनि उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, तो क्या? अश उसके चेहरे पर झुका और उसके कान के पास ठहर कर बोला, सो योर फादर विल गोना पे फॉर इट। आलोक बजाज विशाखापट्टनम में अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। सोचो अगर एक्सीडेंट हो जाए और अगले दिन एक खबर आए, ही इज डेड, तो। उसकी ये बात सुन ध्वनि पूरी तरीके से फ्रिज हो चुकी थी। अश पीछे हटा और वो ध्वनि को देखने लगा, जिसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करें, और ये सब कुछ उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। अश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, नाउ डिसीजन इज योर फायर बेबी, तुम्हें क्या करना है? अपनी वजह से किसी को खोना है या फिर एक चीज में कॉपरेट करके अपने आप को और अपने बाप को, दोनों को बचाना है? ध्वनि उसका कॉलर पकड़कर बोली, हाउ डरे यू मॉन्स्टर, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? इसमें मेरे पापा की क्या गलती है? तुम उन्हें बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? अश ने सर झुकाकर ध्वनि के हाथों की तरफ देखा और उसने वापस ध्वनि की तरफ देखा। ध्वनि कुछ समझ पाती उससे पहले अश ने उसकी कलाइयों को पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। ध्वनि जोर से चिल्लाए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अश बेहद सर्द आवाज में बोला, ग्रैब माई कॉलर एंड आई विल कट योर हैंड्स। ध्वनि छूटने की कोशिश कर रही थी पर अश की पकड़ हद से ज्यादा मजबूत थी। वो उसकी कलाइयों को इतनी जोर से मरोड़ रहा था कि ध्वनि को ऐसा लग रहा था कि उसकी कलाइयां टूट जाएगी। वो जल्दी से बोली, प्लीज इट्स हर्टिंग, छोड़ो प्लीज। अश कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा और उसने झटके से ध्वनि को छोड़ा। ध्वनि खुद को संभाल नहीं पाए और वो वहीं नीचे गिर गई। उसने तुरंत अपनी कलाइयों की तरफ देखा जिस पर फिंगरप्रिंट के निशान पड़ चुके थे, जो धीरे धीरे पर्पल होने लगे थे। अश तेज आवाज में बोला, प्रिपेयर योरसेल्फ, बकल योरसेल्फ, कल शाम को तुम अश वालिया की गर्लफ्रेंड बनकर पूरी दुनिया के सामने आओगी। बोलकर वो वहां से निकल गया। ध्वनि अपने हाथ को पकड़े उसे चुपचाप जाते देखते रह गई। प्रेजेंट टाइम। ध्वनि ने एक गहरी सांस ली और उसके नज़र सीधे अश की तरफ चली गई, जो कि एक तरफ खड़ा था और किसी से बात कर रहा था। उसने ध्वनि को अकेला छोड़ा था, पता नहीं क्यों, बस अकेला छोड़कर गया था वो उसे यहाँ पर। ध्वनि धीरे से बोली, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ तो? भागकर सीधे इंडिया वापस जा सकती हूँ, पापा को सब बता दूंगी, सब कुछ सही हो सकता है। बोलते हुए उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई और कुछ सोचने लगी। इधर अश एक आदमी के साथ खड़ा बात कर रहा था। वो आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, उनका नाम था फ्रेडरिक वुल्फ। फ्रेडरिक वुल्फ पूरे जर्मनी के अंडरवर्ल्ड को संभालने वाले इंसान, जो पिछले 20 सालों से अपने पोजीशन को होल्ड किए हुए थे, और साथ ही उन्होंने बाकी सभी गैम्स के बीच में कोड ऑफ साइलेंस मैनेज करके रखा हुआ था। वो भी आज यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि ये पार्टी लक्ष्य ने रखी थी, और उसने ये पार्टी इसलिए रखी थी ताकि आज उसे यहाँ पर जर्मनी को कंट्रोल करने का पावर मिल सके, जर्मनी के किंग की पोजीशन मिल सके। बट अश के आने के बाद गेम पूरी तरीके से पलट चुका था। फ्रेडरिक हमेशा से अश को जर्मनी का किंग बनाना चाहते थे, लेकिन अश गायब हो चुका था और आज वो अचानक वापस आया था, वो भी अपनी पोजीशन के लिए। फ्रेडरिक अश को देखते हुए बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे, लेकिन तुम सच में वापस आ चुके हो। अब मुझे तुम्हें जर्मनी की किंग की कुर्सी पर देखना है, वो जगह हमेशा से तुम्हारी है। अश अपनी ड्रिंक का एक सिप लेकर बोला, ऑफ कोर्स फ्रेडरिक, वो जगह मेरी है और अश वालिया अपनी जगह लेने वापस आया है। फ्रेडरिक कुछ पल रुक कर बोले, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ कंपटीशन में लक्ष्य है। तुम्हारी अब्सेंस में उसने बहुत कुछ कंट्रोल किया है और किंग बनने के लिए तुम्हें लक्ष्य के साथ compete करना होगा। तुम जानते हो कि मैं पार्शियलिटी नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लड़ो और जीतो। आई रियली वॉन्ट यू टू बी द किंग, क्योंकि किंग बनना कोई 2 दिन की लड़ाई या 2 दिन का शौक नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे जर्मनी को अपने कंट्रोल में रखना इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। जर्मनी से लेकर पूरा यूरोप एक बहुत बड़ा विजन लेकर चलना पड़ता है। अश एविल स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी फ्रेडरिक, जर्मनी एट दी एंड अश वालिया के हाथ आकर रहेगी। राजा के पास रानी भी है, राजा अपनी रानी को लेकर अपनी पावर एंजॉय करेगा। फ्रेडरिक गहरी सांस लेकर बोले, कौन है ये लड़की? अश सार्कास्टिकली बोला, ऋषित वालिया, एक बार मेरा भाई आ जाए बहुत कुछ पता चलेगा। वो क्या है ना, जो क्वीन मेरी है, उस क्वीन के पीछे पूरी दुनिया है, बात कुछ ऐसी है। फ्रेडरिक मुस्कुराते हुए बोले, कुछ गंदा प्लान कर रहे हो ना तुम? आई नो यू वेरी वेल एव, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो। अश बीच में ही बोला, जो अश वालिया के अलावा कोई नहीं समझ सकता। आई नो, फॉरगेट इट फ्रेडरिक।
जहां एक तरफ अश सबको झटके पे झटका देने की प्लानिंग कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ध्वनि के दिमाग में पूरी की पूरी भागने की प्लानिंग चल रही थी। वो पार्टी हॉल में इधर उधर घूम रही थी कि तभी एक वेटर उसके पास आकर बोला, मैम दिस इज मैस्करेड पार्टी, यू कैन चूज योर मास्क। बोलकर उसने ट्रे की तरफ इशारा किया। ध्वनि ने बिना किसी चीज पर ध्यान दिए एक ब्लैक कलर का बटरफ्लाई मास्क उठा लिया। उसने मास्क लगाए और चारों तरफ देखने लगी। वो खुद से बोली, इस मास्क के पीछे तो कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा जब तक मेरे कपड़ों पर ध्यान ना दे। पर कपड़े भी तो ब्लैक है, अंधेरे में किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ध्वनि बेटा यही मौका है, निकालना पड़ेगा। वहीं पार्टी हॉल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक इंसान निकला और वो कोई और नहीं बल्कि ऋषित वालिया था। अशरफ वालिया का छोटा भाई या कह सकते थे कि सौतेला भाई। ऋषित के पास एक आदमी आकर बोला, सर एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिली है, अशरफ वालिया वो भी इस पार्टी में है। ये सुनते ही ऋषित के कदम रुक गए। उसने तुरंत उस आदमी की तरफ देखा। वो कुछ पल रुककर बोला, व्हाट, वो जर्मनी में कैसे हो सकता है? उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, वो बाहर था तो फिर। इतना बोलते वो रुक गया और उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। वो आदमी घबराते हुए बोला, डोंट नो सर, वो नहीं थे, पर आज अचानक पार्टी में आए और वो भी ध्वनि बाजवा के साथ। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ध्वनि बाजवा उनकी गर्लफ्रेंड है। अभी तक जर्मनी की चेयर लक्ष्य सोलंकी को मिलने वाली थी, लेकिन अब अशरफ वालिया के आगे कोई नहीं आ सकता। ऋषित गहरी सांस लेकर बोला, डू हेल विद जर्मनी चेयर, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो पैलेस चाहिए, उसका रास्ता ध्वनि बाजवा। वो लड़की, उसे जर्मनी लाने का प्लान मैंने किया था और बीच में ये अशरफ वालिया आ। यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग मैन। अपनी बात बोलकर ऋषित ने तुरंत अपने कदम एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। वो जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंचा उसकी नज़र सीधे अशर की तरफ चली गई। उसे देखते हुए ऋषित ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो करीब 5 से 6 साल बाद अशर को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अशरफ वालिया बलिन वापस आएगा। इधर अशर की नज़रें ऋषित की तरफ चली गई। उसे देखते हुए उसने हल्की सी आई विंक की और मुस्कुरा दिया। ऋषित दांत पीसते हुए बोला, ब्लडी डिजास्टर। इधर ध्वनि अब तक खाली कॉरिडोर की तरफ आ चुकी थी, जहां पर इस वक्त कोई भी नहीं था। वो खुद से बोली, वो मॉन्स्टर मेरे पीछे नहीं आ रहा, यही सही मौका है भगाने का, लेकिन अगर किसी और ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो देखा जाएगा, पहले इस मॉन्स्टर से तो बच लूं मैं। बोलकर वो तुरंत वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर एक खिड़की बनी हुई थी। ध्वनि ने जल्दी से खिड़की झांक कर बाहर देखा। वो यहां से कूद सकती थी, थोड़ी सी चोट लगती पर वो बच सकती थी। ध्वनि गहरी सांस लेकर बोली, मॉन्स्टर बाय बाय, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। बोलकर वो टॉयलेट सीट के ऊपर खड़ी हुई और सीधे खिड़की पर बैठते हुए दूसरी तरफ कूद गई। च7 यू आर अ मॉन्स्टर। जर्मनी, बर्लिन, रात का वक्त। ध्वनि इस वक्त बर्लिन की सड़कों पर ऐसे ही चल रही थी। ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही फोन। उसे नहीं पता था वो कहाँ जाएगी, पर वो बस अशर से दूर भागना चाहती थी। थोड़ी दूर जाते ही ध्वनि एकदम से रुक गई। वो अपनी ड्रेस संभालते हुए बोली, बस और नहीं भाग सकती मैं, बुरी तरह थक गई हूँ, फोन पैसा कुछ भी नहीं है, क्या करूँ? बोलते हुए ध्वनि चारों तरफ देख रही थी। पता नहीं वो पार्टी वेन्यू हॉल था कहाँ पर, क्योंकि वो इतनी देर से भाग रही थी। करीब 10 से 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आया था। ध्वनि धीरे से बोली, कोई इंसान नहीं दिख रहा मुझे, कहीं जाकर भी हेल्प नहीं ले सकती। व्हाट टू डू नाउ? बोलते हुए जैसे मुड़ी सीधे उसकी नज़र एक गाड़ी की तरफ चली गई जो उसके पास आ रही थी। वो गाड़ी ध्वनि के सामने रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी ध्वनि को देखकर बोला, डू यू नीड एनी हेल्प? ध्वनि जल्दी से बोली, एक्चुअली आई नीड हेल्प, कैन यू प्लीज ड्रॉप मी एट एनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लीज? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, श्योर, यू कैन सिट, आई विल ड्रॉप यू। ध्वनि जल्दी से पीछे बैक सीट पर बैठ गई। उस सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए इंसान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। ध्वनि मन में बोली, कहीं पिछले बार जैसा तो नहीं होने वाला। स्ट्रेंज है, और ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? ध्वनि बाजवा, गाड़ी में बैठने से पहले ये सब क्यों नहीं आता मेरे दिमाग में? सोचते हुए उसने सामने आदमी की तरफ देखा। वो काफी शांत था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसके इरादे खराब हो सकते हैं। ध्वनि कुछ पल रुककर बोली, एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट योर फोन प्लीज? वो आदमी उसे देखकर बोला, बिल्कुल, बस इंटरनेशनल कॉल नहीं होती मेरे फ़ोन से। ध्वनि धीरे से बोली, अच्छा, फिर रहने दीजिए, आई डोंट नीड इट, एक्चुअली इंटरनेशनल कॉल ही करनी थी मुझे। उसके बाद का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सामने देखने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। 20 मिनट बीत चुके थे और ध्वनि की एंजाइटी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि पता नहीं वो लोग कब एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। ध्वनि जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि पीछे से एक बहुत जोर की आवाज़ आई। ध्वनि की चीख निकल गई और जब उसने गाड़ी से बाहर देखा तो उनके पीछे 2 से 3 गाड़ियां थे जो उन्हें ही फॉलो कर रही थी, और एक गाड़ी में से एक हाथ बाहर था जिसके हाथ में बंदूक थी।
ध्वनि उस हाथ को पहचान सकती थी, उस हाथ में एक रिंग थी जो उसे दिख रही थी। वो धीरे से बोली, मॉन्स्टर। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा तेज कर दी। ध्वनि जल्दी से बोली, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाड़ी मत रोकना। वो आदमी बिना किसी भाव के बोला, डोंट वरी, गाड़ी तो मैं अब खुद नहीं रोकने वाला। ध्वनि उसे देखकर बोली, व्हाट डू यू मीन? वो आदमी एक नज़र ध्वनि को देखकर बोला, आई कांट टेल यू कि मेरा मतलब क्या है। बस इतना समझ लो कि अशवालिया से बचा रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा कोई और इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही ध्वनि की आंखें एकदम से फैल गई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दोनों तरफ की डोर लॉक थी। ध्वनि उस आदमी को देखकर बोली, मुझे गाड़ी से उतरना है, अभी। वो आदमी एक नज़र उसे देखकर बोला, एयरपोर्ट से किडनैप हुई थी ना तुम, तब गाड़ी किसी ने खोली थी क्या, या फिर तुम्हारी बात मान ली गई थी जो आज मान ली जाएगी? ध्वनि धीरे से बोली, व्हाट द हेल। बोलकर उसने एक बार फिर से पीछे देखा और वापस आगे पैसेंजर सीट पर आ गई। वो आदमी अभी भी सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे ध्वनि से कोई खतरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर ध्वनि हार मानने वाली नहीं थी। पिछली बार का एक्सपीरियंस उसे मिल चुका था। ध्वनि ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे इधर उधर खींचने लगी थी। उस आदमी का फोकस ड्राइविंग से हटकर ध्वनि के ऊपर आ चुका था। ध्वनि चिल्लाकर बोली, लीव मी, अभी के अभी छोड़ो मुझे। वो आदमी चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप। बोलकर उसने सीधे ध्वनि के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। ध्वनि का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसके होठों के किनारे से खून बहने लगे थे। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और अपनी आंसू भरी आंखों से उस आदमी की तरफ देखने लगी। वो आदमी उसे घूरते हुए बोला, अगली बार और कोई हरकत की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ध्वनि कुछ पल रुककर बोली, व्हाट डू यू थिंक? मुझे पता नहीं है कि कोई मुझे जान से नहीं मार सकता। तुम सब में से कोई कुछ भी करेगा, लेकिन मुझे जान से नहीं मार सकता। आई नो। ये धमकी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। बोलकर उसने वहीं डैशबोर्ड पर रखा हुआ पावर बैंक उठाया और उस आदमी के सर पर दे मारा। जोरदार वार की वजह से उस आदमी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। इस बीच उसका हाथ भी स्टीयरिंग व्हील से छूट चुकी थी। ध्वनि ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने लॉक खोल दिया। अगले पल उसने पैसेंजर वाली सीट का दरवाजा खोला और सीधे गाड़ी से बाहर कूद गई। ध्वनि के हाथ और पैरों में भी हल्की सी चोट लग चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई थी। उसने एक हाथ से बह रहे खून के कतरे को बहने से रोका और सामने की ओर देखा। अब तक तीनों गाड़ियों ने उसे घेर लिया था। वही जिस गाड़ी से ध्वनि कूदी थी, वो गाड़ी आगे एक पिलर से टकरा चुकी थी। ध्वनि अपनी सहमी निगाहों से सारी गाड़ियों की तरफ देख रही थी। सभी गाड़ियों में से सारे आदमी निकले, मगर एक गाड़ी थी जिसका दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। एक आदमी ने जाकर उस गाड़ी का दरवाजा खोला और उस गाड़ी से अशवालिया बाहर निकाला। ध्वनि ने उसे देखते हुए कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो धीरे से बोली, मॉन्स्टर। अशा ने अपने कदम ध्वनि की तरफ बढ़ा दिए। कुछ पल में वो ध्वनि के सामने था। वो पंजों के बल बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई नो वेरी वेल कि तुम्हारे अंदर आग है और आग मुझे पसंद है, पर तुम फायर बन के रहो तो अच्छा होगा। तुम्हारे लिए वॉल्केनो बनने की जरूरत नहीं है, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। समझ आई बात? बोलते हुए उसने ध्वनि के गाल को हल्का सा छुआ। तभी ध्वनि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गाल पर फिंगरप्रिंट्स थे, साथ ही वो गाल हल्का सा फूल भी गया था और उसे दर्द भी हो रहा था। अशा सार्कास्टिकली बोला, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने मौके का ऐसे इस्तेमाल किया फायर बेबी। एक तो गलती तुमने की और दूसरी गलती उसने, जिसने ये सोच लिया कि मेरे टारगेट को मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत गलत बात है, राइट गर्लफ्रेंड? ध्वनि ने हल्के से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अशा अपनी बातें बहुत शांति से कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत नहीं थी। उसकी इलेक्ट्रिक ब्लू आंखों में एक तूफान नजर आ रहा था। अशा कुछ पल ध्वनि को देखता रहा और फिर वो एकदम से खड़ा हुआ। वो सीधे उस गाड़ी की तरफ बढ़ गया जिस गाड़ी में वो आदमी अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी और दूसरा पिलर से टकराने की वजह से उसे फिर से चोट लग गई थी। अशा तेज आवाज में बोला, अशवालिया की गर्लफ्रेंड को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, हाथ उठाने से लेकर के किडनैप करना, रॉन्ग मूव्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग मूव्स। बोलकर उसने अपने पॉकेट से एक लाइटर निकला। ऐसे टकराने की वजह से उस गाड़ी का पेट्रोल लीक होने लगा था। अशा ने अपनी लाइटर जलाई और उसने वो लाइटर सीधे उस गाड़ी के ऊपर फेंक दी। ध्वनि जो अभी तक शांत थी, वो उस दहलती हुई आग को देखकर जोर से चिल्लाने लगी। वो अपनी आंखों के सामने जलती हुई गाड़ी को देख रही थी। वहीं गाड़ी में बैठा हुआ अनकॉन्शियस आदमी अब तक होश में आ चुका था और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर निकल नहीं पा रहा था। उसकी चीखें उस खाली रोड पर गूंज रही थी। ध्वनि अपनी आंसू भरी आंखों से सामने देख रही थी। वो अपनी जगह पर जम चुकी थी। उसे इस चीज का होश ही नहीं था कि अशा अब वापस उसके पास आ चुका था। अशा ने ध्वनि का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया और उसके सामने आकर बोला, व्हाट हैपन फायर बेबी?
फायर तो वैसे भी बहुत पसंद है तुम्हें, तो कैसी लगी पनिशमेंट? ध्वनि धीमी सी आवाज में बोली, वाई डिड यू किल हिम? अशा उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, ओह माय फायर बेबी, शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अशरफ वालिया की गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। अंडरस्टैंड? ध्वनि उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन ऐसे। बोलते हुए उसने वापस उस गाड़ी की तरफ देखा जो अभी भी जल रही थी और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब चीज़ उसे देखने की आदत नहीं थी, वो पहली बार ऐसे अपने सामने एक गाड़ी के अंदर किसी इंसान को जलते हुए देख रही थी। अशा ने झटके से ध्वनि को घुमाया, अब ध्वनि की पीठ उसके सीने से लग चुकी थी और उसका चेहरा सीधे उस जलती हुई गाड़ी की तरफ था। अशा हल्का सा ठहरकर उसके कान के पास बोला, ओपन योर आइज फायर बेबी। ध्वनि ने धीरे से अपनी आंखें खोली, सामने देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अशा उसके एयरशेल पर अपने होंठ टिकाते हुए बोला, रिलैक्स फायर बेबी, अभी तो ऐसा बहुत कुछ देखना है तुम्हें, सामने वाले की पनिशमेंट दे दी मैंने, अब बात करेंगे तुम्हारी ओके गर्लफ्रेंड। उसकी बात सुनते ही ध्वनि एकदम से छूटने की कोशिश करने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं प्लीज़ लीव मी, मुझे कोई पनिशमेंट कुछ भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट गो होम, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, प्लीज़। बोलते हुए वो लगातार अशा से छूटने की कोशिश कर रही थी। वही उसकी हरकतें देखते हुए अशा का दिमाग और ख़राब हो रहा था। उसने एकदम से ध्वनि को अपने तरफ घुमाया और अगले पल उसके गर्दन पर एक अटैक किया। कुछ ही पल में ध्वनि उसकी बाहों में बेहोश हो गई। अशा उसे अपने गोद में उठाकर तेज आवाज में बोला, जेम्स, अगर ये काम रिशित वालिया का है तो डू वन थिंग। कल सुबह सुबह मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुननी है। बर्लिन की रिशित वालिया की एक फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो जानी चाहिए, विदाउट एनी सिंगल मिस्टेक। जेम्स उसे देखते हुए बोला, ओके बॉस। इधर अशा सीधे अपनी गाड़ी के पास गया, उसने ध्वनि को बैक सीट पर बैठाया और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही पल में उसकी गाड़ी बर्लिन की सड़कों पर चल रही थी। 1.5 घंटे बाद ध्वनि की आंखें खुली। वो जैसे ही उठकर बैठी, चारों तरफ देखने लगी। वो वापस उसी कमरे में आ चुकी थी जिस कमरे में वो पहले से थी। ध्वनि धीरे से बोली, मैं फिर से यहाँ पर आ गई। तभी सामने से आवाज आई, अपनी जगह पर हो तुम फायर बेबी, दिस इज योर प्लेस तब तक, जब तक मैं चाहता हूँ। ये सुनते ही ध्वनि की नज़र अशा की तरफ चली गई, जो कि उसके सामने सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था। सामने टेबल पर एक विस्की की बोतल रखी हुई थी और अशा के हाथ में एक गिलास था। ध्वनि तुरंत खड़ी होकर बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों मुझे फंसा रहे हो तुम सबकी लड़ाई में? क्यों मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो इन सब में? अशा उसकी आंखों में देखकर बोला, डू आई नीड टू टेल यू कि तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो फायर बेबी? सीधे सीधे पेंटिंग के बारे में बता देती तो निकल जाती, पर अब तुम निकल भी नहीं सकती। आफ्टर ऑल जर्मनी के किंग की गर्लफ्रेंड हो तुम, अब तो तुम कहीं भी नहीं निकल सकती। बोलते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। ध्वनि को एकदम से बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर अब वो और भी बुरी तरह से फंस चुकी थी। अशा वालिया की गर्लफ्रेंड होने का मतलब था कि सबके निशाने पर रहना। ध्वनि मन में बोली, पेंटिंग नहीं बताऊंगी अब उस पेंटिंग के बारे में किसी को भी। मुझे अच्छे से पता है कि उस पैलेस में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा है, जिसके पीछे सब पड़े हुए हैं, और मैं अपनी वजह से तुम जैसे क्रिमिनल का कोई फ़ायदा नहीं होने दूंगी। तभी अशा अपनी ग्लास टेबल पर रख कर बोला, व्हाट हैपन फायर बेबी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? लेट मी गेस, तुम ये सोच रही हो कि। ध्वनि बीच में बोली, मैं जो भी सोच रही हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यू नो वॉट, यू आर अ मॉन्स्टर। इतना बोलकर वो लंबी गहरी सांस लेने लगी। अशा बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और उसने अपने कदम ध्वनि की तरफ बढ़ा दिए। उसे अपनी तरफ आता देख ध्वनि अनजाने में अपने कदम पीछे लेने लगी थी। अशा उसे देखते हुए बोला, मेरी बात बीच में काटी तुमने? अशा वालिया की बात? ध्वनि बेड के पास आकर रुकते हुए बोली, बार बार करूंगी, आई डोंट केयर अबाउट यू, और तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो बोलना है मैं। वो बोल रही थी कि तभी अशा ने उसे बेड पर धक्का दिया। ध्वनि सीधे बेड पर गिर गई और वो हैरानी से अशा की तरफ देखने लगी। चाइट इज शी रियली योर गर्लफ्रेंड? जर्मनी बर्लिन, रात का वक्त। ध्वनि बेड पर लेटी हुई हैरानी से अपने सामने खड़े अशा को देख रही थी। वो धीरे से बोली, क्या करने की सोच रहे हो तुम? खबरदार, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो। वो बोल रही थी कि तभी अशा ने अपना एक घुटना बेड पर रखा और वो धीरे धीरे ध्वनि के ऊपर झुकने लगा। उसकी इस हरकत पर ध्वनि की आंखें एकदम से फैल गईं। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम कुछ भी नहीं करोगे, मुझसे दूर रहना। खबरदार अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश। इतना बोलते ही वो रुक गई, क्योंकि अशा उसके चेहरे के बेहद करीब आ चुका था। ध्वनि हैरानी से आंखें फाड़े अशा को देख रही थी। वो कुछ पल रुककर बोली, प्लीज। अशा सार्कास्टिकली बोला, व्हाट हैपन फायर बच्चे? हमारे अंदर की सारी फायर ठंडी पड़ गई।
बोलते हुए उसने अपनी फिंगर टिप्स से ध्वनि के बाल जो कि उसके कंधे पर आ रहे थे उन्हें पीछे किया। इसी बीच अशर के फिंगर टिप्स ध्वनि के कंधे को छूने लगे थे। ध्वनि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अशर की करीबी उसे हद से ज्यादा नर्वस कर रही थी। अशर कुछ पल रुककर बोला, फायर बेबी, ओपन योर आइज। ध्वनि ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। उसकी ऑटम ग्रीन आंखें अशर की इलेक्ट्रिक ब्लू आंखों में देख रही थीं। अशर उसके चेहरे के ऊपर और भी ज्यादा झुकने लगा। अब वो पूरी तरीके से ध्वनि के ऊपर बेड पर लेटा हुआ था। उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पूरा माहौल बदल चुका था। थोड़ी देर पहले जहां नफरत था, गुस्सा था, डर था, अब वहां कुछ और ही था। ध्वनि ने अशर के कंधों पर हाथ रखा और उसने अशर को खुद से दूर करने की कोशिश की। तभी अशर ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ते हुए ध्वनि के सर के ऊपर बेड पर टिकाया और तिरछा मुस्कुराकर बोला, इतना आसान है क्या अशर वालिया को धक्का देना? बिल्कुल भी नहीं फायर बेबी, ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बोलते हुए उसकी एक नज़र ध्वनि के होठों की तरफ चली गई और वो वापस उसकी आंखों में देखने लगा। ध्वनि धीरे से बोली, प्लीज़ लीव मी। वो बोल रही थी कि तभी अशर उसके चेहरे के और भी करीब झुका। अब अगर ध्वनि कुछ बोलने की कोशिश करती तो फिर उसके होंठ अशर के होठों से टकरा ही जाते। ध्वनि की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका सीना लंबी सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था और हल्का हल्का अशर के सीने को भी छू रहा था। अशर कुछ पल रुककर बोला, वॉट? अशर के होंठ ध्वनि के होठों को हल्का सा छू गए थे। ध्वनि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपना चेहरा तुरंत दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी इस हरकत पर अशर के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई। वो और झुका और ध्वनि के कान के पास ठहरकर बोला, यू नो फायर बेबी, तुम्हारे चेहरे पर ना तुम्हारे इमोशन नजर आते हैं और अशर वालिया इमोशन पढ़ने में माहिर है। तुम्हें क्या लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा? ध्वनि अभी भी उसी पोजीशन में थी। उसके अंदर हिलने तक की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। अशर वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ में तुमने खुद दे दी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच हाउ विल आई यूज इट। सुनकर ध्वनि ने हैरानी से अशर की तरफ देखा। उन दोनों के नाक आपस में छूने लगी थी। अशर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जस्ट वेट एंड वॉच। बोलकर वो तुरंत खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही ध्वनि लंबी गहरी सांस लेने लगी, पर वो अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। अशर उसे देखते हुए बोला, अपना हुलिया सही करो और सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। ऑक फायर बेबी, गुड नाइट। अपनी बात बोलकर अशर तुरंत वहां से दरवाजे की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। तभी ध्वनि तुरंत उठकर बोली, मॉन्स्टर। ये सुनते ही अशर रुका, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर ध्वनि की तरफ नहीं देखा। ध्वनि खुद को संभालते हुए बोली, तुम किसी भी चीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। अशर उसकी तरफ मुड़कर बोला, जब तुम्हारे मुंह से बिना कुछ सोचे समझे मेरे लिए मॉन्स्टर निकलता है तो तुम्हें ये सोच लेना चाहिए फायर बेबी दैट आई एम एक्चुअली अ मॉन्स्टर। बस तुम्हारे सामने अभी तक ढंग से खुला नहीं हूं मैं, और दुआ करना कि आई विल नॉट ओपन अप विथ यू। सह नहीं पाओगी। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। ध्वनि खुद से बोली, ये क्या था? बोलते हुए उसका हाथ खुद ब खुद अपने होठों की तरफ चला गया। उनके बीच कोई किस नहीं हुई थी, पर वो बस एक सेकंड के लिए होठों का छूना ध्वनि को बहुत कुछ एहसास दे गया था। ध्वनि खुद से बोली, ये क्या सोच रही हूं मैं? यहाँ से निकलने के बारे में सोचना है, पापा के पास जाना है। मुझे ऐसे फालतू ख्याल अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए। वो आदमी इंसान नहीं, सच में एक मॉन्स्टर है। ध्वनि बाजवा वेरी कादू, पागलपंती नहीं। थोड़ी देर बाद ध्वनि बेड पर लेटी हुई थी और वो अशर के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अगला दिन अशर इस वक्त अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और उसके सामने जेम्स खड़ा था। सामने एक लेड स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। बर्लिन की थर्ड बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ गन मेकिंग, वहां पर कुछ गैस लीकेज हुई थी जिसकी वजह से रातों रात आग लग चुकी थी। अशर मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड जेम्स, इसी चीज़ की उम्मीद थी मुझे तुमसे। जेम्स उसे देखकर बोला, आई नो हैव, इसलिए मैंने खुद से कोई कमी नहीं छोड़ी। आई होप कि इसके बाद आप सेटिस्फाई होंगे। अशर उसे देखकर बोला, बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। रिशित वालिया को पता चलना चाहिए कि अशर वालिया आसानी से छोड़ने की चीज़ नहीं है, और उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं। जेम्स के दिमाग में कुछ चल रहा था। अशर अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोला, क्या बोलना है तुम्हें? जेम्स जल्दी से बोला, गर्लफ्रेंड। आप कल से मिस बाजवा को अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं। इज शी रियली योर गर्लफ्रेंड? अशर एक नज़र उसे देखकर बोला, सही इंसान से गलत सवाल करने पर कैसा फील होता है जेम्स? बोलते हुए उसकी नज़रें जेम्स की तरफ ही थीं। तभी जेम्स सर झुकाकर बोला, सॉरी मेरी गलती है। अशर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगा। तभी जेम्स उसे देखकर बोला, उस पेंटिंग तक पहुंचने के लिए मिस बाजवा का साथ होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो पेंटिंग में जो रास्ता छुपा हुआ है वो रास्ता है कहाँ का, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मिस बाजवा दे सकती हैं। अशर बिना उसकी तरफ देखे बोला, डोंट वरी जेम्स, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बातें कैसे निकलवानी हैं।
तभी उसके ऑफिस रूम का दरवाजा खुला और एक मेड अंदर आकर बोली, आप सर। वो मिस बाजवा, वो बेडरूम का दरवाजा नहीं खोल रही हैं, मैं पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ। ये सुनते अशा की उंगलियां जो अभी तक लैपटॉप पर चल रही थीं, वो एकदम से रुक गईं और अगले पल वो लैपटॉप बंद करके खड़ा हो गया। अशा बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत वहां से चला गया। अशा सीधे उस कमरे के पास पहुंचा जहां पर ध्वनि थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, इस लड़की ने हर वो काम करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है जो मुझे नहीं पसंद। बोलकर उसने उस दरवाजे के पास एक पासवर्ड डाला। अशा के इस विला में हर कमरे के बाहर पासवर्ड था और वो क्या था सिर्फ अशा ही जानता था और उसके अलावा कोई खोल भी नहीं सकता था। पासवर्ड डालते ही वो दरवाजा खुल गया। अंदर आते अशा की नज़रें सीधे ध्वनि की तरफ चली गईं जो कि आराम से बेड पर सो रही थी। वो पूरी तरीके से ब्लैंकेट के अंदर घुसी हुई थी, बस उसकी आंखें बाहर झांक रही थीं। अशा ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर उसने अपने कदम ध्वनि की तरफ बढ़ा दिए। ध्वनि आराम से बेड पर सो रही थी कि तभी उसे धुआं महसूस हुआ और अगले ही पल वो खांसते हुए उठ गई। ध्वनि ने अपने मुंह पर हाथ रखा और वो हैरानी से अशा को देखने लगी जो उसके चेहरे पर झुका हुआ था। अशा उसे देखते हुए बोला, मॉर्निंग फायर बेबी, इतनी देर तक सोने की परमिशन नहीं है तुम्हें यहाँ पर। ध्वनि ने बिना कुछ बोले उसे दूर होने का इशारा किया। अशा बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी नज़र अभी भी ध्वनि के ऊपर ही थी। ध्वनि उठकर बैठी और वो लंबी गहरी सांस लेने लगी। वो धीरे से बोली, स्मोकिंग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बोलकर वो बेड से खड़ी हुई और उठने के चक्कर में उसका पैर ब्लैंकेट में फंस गया और वो वहीं नीचे गिर गई। ध्वनि के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसके घुटने पर एक हल्का सा स्क्रैच आ गया था। अशा उसके सामने पंजों के पल बैठा। तभी ध्वनि की नज़रें वापस उसके हाथ में सिगरेट की तरफ चली गईं। वो अशा को देखकर बोली, तुम जानबूझकर कर रहे हो ये सब। अशा उसकी एक लट को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोला, सो वडैम शॉन्ट सो फकिंग ब्यूटिफुल। ध्वनि कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी क्योंकि उसे अभी तक जर्मन इतने अच्छे से आती नहीं थी। जो बेसिक आता था वो भी उसने बस अपनी पढ़ाई के चक्कर में सीखा था और भी यहाँ पर आने के लिए उसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया था, लेकिन बीच में उसका लेटर आ चुका था और तब वो यहाँ पर आ गई थी। ध्वनि अशा का हाथ हटाकर बोली, क्या बोल रहे हो तुम मेरे साथ इंग्लिश या हिंदी में बात कर सकते हो, जर्मन में बात नहीं करोगे तुम। अशा ने उसे वैसे ही अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम अशा वालिया को ऑर्डर देने की कोशिश कर रही हो फायर बेबी। ध्वनि खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अगर तुम्हें ऑर्डर लगता है तो ऑर्डर ही सही। यू नो व्हाट, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम होती है। आई एम टेलिंग यू कि मुझे स्मोकिंग से प्रॉब्लम होती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने सिगरेट लेकर मौजूद हो। अशा कुछ पल रुककर बोला, यू वॉन्ट टू ट्राई। ध्वनि हैरानी से बोली, वॉट? बिल्कुल नहीं। बोलकर वो अशा से दूर हुई और सीधे खड़ी हो गई। अब तक अशा भी खड़ा हो चुका था। इधर ध्वनि अपने घुटने की तरफ देख रही थी। तभी अशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। ध्वनि चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। अशा ने उसे खींचकर वहीं वॉशरूम के बगल वाली दीवार से टिकाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक और शब्द और ये सिगरेट घुसा दूंगा तुम्हारे लंग्स के अंदर। ध्वनि हैरानी से बोली, क्या? अशा कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वो ध्वनि को खींचते हुए वॉशरूम के अंदर ले गया। 9 to 3 months गर्लफ्रेंड, जर्मनी, बर्लिन। सुबह का वक्त। अशा ध्वनि को खींचते हुए वॉशरूम में ले गया और उसने एकदम से ध्वनि को छोड़ा। ध्वनि खुद को संभाल नहीं पाए और वो पीछे दीवार से टकरा गई, जिस वजह से उसके पीठ पर हल्की सी चोट लग गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। अशा ने ध्वनि के सर के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फायर बेबी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, तो अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर ज़्यादा चलेगी तो मुझे तुम्हें। इतना बोलता वो रुक गया। ध्वनि उसे देखते हुए बोली, तुम सच में मॉन्स्टर हो? अशा कुछ पल रुककर बोला, यस आई एम। बोलकर वो ध्वनि से दूर हो गया। ध्वनि दीवार से हल्का सा आगे आए उसने अपनी पीठ पर हाथ रखा। उसे सच में बहुत जोर से लगी थी, काफ़ी दर्द हो रहा था। वही अशा चुपचाप ध्वनि को देख रहा था। उसे पता था कि उसने जिस तरीके से ध्वनि को छोड़ा था उसे लग सकती थी, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अशा तेज आवाज में बोला, अब अगर तुम खुद रेडी होकर के नीचे आओगे तो ओके, वरना मुझे तुम्हें नीचे लेकर जाना पड़ेगा अपने तरीके से। ध्वनि जल्दी से बोली, मैं आ रही हूँ, मतलब तुम जाओ बाहर प्लीज। अशा ने हाथ बढ़ाकर शावर ऑन किया। ध्वनि के ऊपर शावर का पानी गिरने लगा था और पानी इस वक्त काफ़ी ठंडा था। अशा कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वो तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ध्वनि खुद से बोली, आई हेट हिम, बहुत बुरा इंसान है। ये बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद ध्वनि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। यहाँ पर उसके कपड़े रखे हुए थे जो कि अशा ने ही प्रिपेयर करवाए थे। ध्वनि ने एक ड्रेस पहनी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी।
कुछ सोचते हुए वो खुद से बोली, मुझे फ़ोन चाहिए, कहाँ से लेकर आऊँ मैं फ़ोन? मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं है, लेकिन कैसे भी करके मुझे पापा से कांटेक्ट करना होगा, किसी भी कीमत पर। यही सारी चीज़ सोचते हुए वो बेडरूम से बाहर निकल गई। ध्वनि जैसे ही नीचे पहुंची वो किसी से टकरा गई। उसने अपने सामने जेम्स को देखा। जेम्स सर झुकाकर बोला, मिस बाजवा, मिस्टर वालिया आपका इंतजार कर रहे हैं अपने ऑफिस में। ध्वनि बेफिक्रे अंदाज में बोली, तो मैं क्या करूं? जेम्स एक नज़र उसे देखकर बोला, आप मेरे साथ चलिए। ध्वनि धीरे से बोली, तुम ऐसे सर झुकाकर क्यों खड़े हो? जेम्स ऑफिस रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, वेरी सिंपल मिस बाजवा, आप मेरे बॉस की गर्लफ्रेंड है और उनकी गर्लफ्रेंड पर किसी की भी नज़र होना इज़ नॉट गुड इन फैक्ट। मेरी भी नहीं। ध्वनि मन में बोली, नाम की गर्लफ्रेंड, क्या इसे नहीं पता? उस मॉन्स्टर ने बताया नहीं क्या कि मैं उसकी बस कुछ वक्त की गर्लफ्रेंड हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तक वो दोनों ऑफिस रूम के बाहर पहुंच चुके थे। एक बार फिर से ध्वनि को डर लगने लगा था। वो एक नज़र जेम्स को देखकर बोली, वो गुस्से में तो नहीं है ना? कुछ करेगा तो नहीं मेरे साथ? जेम्स कुछ पल रुक कर बोला, बॉस को बस आप गुस्सा मत दिलाना। बोलकर उसने ध्वनि को अंदर जाने का इशारा किया। ध्वनि ने एक गहरी सांस ली और वो तुरंत अंदर चली आई। अंदर आते ही ध्वनि की नज़र सीधे अशक की तरफ चली गई, जो कि अपनी टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। उसका लैपटॉप बंद था। वो बस पेपर वेट घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। ध्वनि कुछ बोल नहीं रही थी, वो चुपचाप अशक को देख रही थी। अशा अचानक से बोला, व्हाट हैपेंड फायर बेबी? नज़र नहीं हट रही। ध्वनि धीरे से बोली, खतरनाक चीज़ और जिससे खतरा होता है उनसे नज़र हटती नहीं है। उसकी बात सुन अशद, जो अभी तक पेपर वेट घुमा रहा था, वो एकदम से रुका और उसने अपनी नज़र उठाकर ध्वनि की तरफ देखा। उसकी इलेक्ट्रिक ब्लू आंखों में इस वक्त शांति थी, पर ध्वनि को नहीं पता था कि वो शांति रहने वाली कब तक थी। अशा उसे देखते हुए बोला, डू यू वॉन्ट टू नो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है फायर बेबी? ध्वनि उसे देखते हुए बोली, क्यों बुलाया है? अब तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? अशा ने बिना कुछ बोले वही टेबल पर रखा हुआ एक फाइल उठाया और ध्वनि को अपने पास आने का इशारा किया। ध्वनि ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ पल में वो टेबल के सामने थी। अशा उस फाइल की तरफ इशारा करके बोला, ओपन दिस फाइल। ध्वनि कंफ्यूजन से कुछ पल अशा को देखते रहिए और फिर उसने वो फाइल खोलकर देखा। ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। ध्वनि धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं 3 महीने तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाकर रहने का नाटक क्यों करूं? ये नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। एक रात की बात अलग थी, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था, उसके लिए मैं और। तभी अशा खड़े होकर बोला, फायर बेबी, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से ब्लैकमेल करूं? ध्वनि हैरानी से बोली, मुझे ब्लैकमेल नहीं होना है, प्लीज स्टॉप इट। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। मैं 3 महीने तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर क्यों रहूं? तुम्हें कोई और मिल जाएगा। तुम। अशा बीच में बोला, पेंटिंग का सीक्रेट किसके पास है? बस इस सवाल के आगे ध्वनि को उसके जवाब मिल चुके थे कि आखिर उसे ही अशा की गर्लफ्रेंड क्यों बनना था। ध्वनि धीरे से बोली, लेकिन मेरे पीछे और भी तो लोग लगे हैं ना? अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की मेरे साथ तो। अशा उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे साथ। अशा वालिया की गर्लफ्रेंड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा हूं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड होना तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्शन है। ध्वनि वो फाइल बंद करते हुए बोली, रियली? तभी तो कल मेरे ऊपर अटैक हुआ था और। अशा बीच में ही बोला, रिलैक्स फायर बेबी, जस्ट रिलैक्स। कल जो अटैक हुआ था वो किसी के गुस्से का रिजल्ट था, बट बिलीव मी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ध्वनि फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, मुझे कुछ भी नहीं होगा, सच में नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे। वो बोल रही थी कि तभी अशा ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। ध्वनि के दोनों हाथ उसके सीने पर चले गए और वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। अशा इस वक्त उसके चेहरे पर झुका हुआ था। अशा कुछ पल रुक कर बोला, आई फील गुस्से में यू आर लुकिंग सो अट्रैक्टिव। जेनाउ वी ब्लूम जस्ट लाइक फ्लावर। ध्वनि कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब? क्या बोला तुमने मुझे? अशा तिरछा मुस्कुरा कर बोला, जो भी बोला वो तुम समझो या ना समझो फर्क नहीं पड़ता। पेपर्स पर साइन करो राइट नाउ। ध्वनि मन में बोली, क्या करूं मैं? अगर नहीं किया तो भी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी और अगर किया तो भी प्रॉब्लम। आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन क्यों हो गई है मेरे साथ? तभी अशा ने ध्वनि को एकदम से घुमाया। अब ध्वनि के पीठ उसके सीने से लग चुकी थी। वही उसकी हरकत पर ध्वनि हैरानी से बोली, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर वालिया? अशा झुककर उसके कान के पास ठहरकर बोला, आई वॉन्ट योर सिग्नेचर फायर बेबी। ध्वनि ने एक गहरी सांस ली और उसने फाइल खोलकर साइन कर दिया। उसके साइन करते ही अशा के होठों पर एक सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल आ गई। ध्वनि धीरे से बोली, लीव मी। अशा कुछ पल रुक कर बोला, इतनी जल्दी क्या है फायर बेबी? उर्फ गर्लफ्रेंड, थोड़ा एंजॉय करते हैं राइट? ध्वनि जल्दी से बोली, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे।
अशा कुछ पल रुक कर बोला, कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ लेना चाहिए था ना तुम्हें। यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड आई कैन डू एनीथिंग विथ माई गर्लफ्रेंड। बोलकर उसने ध्वनि को एकदम से अपनी तरफ घुमाया। ध्वनि का एक हाथ अशक के कॉलर पर चला गया था, वही अशक का एक हाथ अभी भी उसकी कमर पर ही था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अशक तेज आवाज में बोला, कॉमन कम। अगली पल जेम्स अंदर आया और वो अशक को देखकर बोला, रिबेका आई है बाहर और वो आपका इंतजार कर रही है। अशक ध्वनि की तरफ देखते हुए बोला, कमिंग। उसके इतना कहते ही जेम्स वहां से चला गया। ध्वनि चुपचाप खड़ी थी और वो खुद अशक को देख रही थी। अशक उसे छोड़ते हुए बोला, कुछ बोलना है तुम्हें? ध्वनि कुछ पल रुककर बोली, फोन चाहिए मुझे। अशक सार्कास्टिकली बोला, कुछ बोलने के लिए बोला है मैंने, किसी डिमांड के लिए नहीं बोला मैंने। और एक बात, जिस चीज़ की डिमांड तुम कर रही हो मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूं, इतनी तुम्हारी औकात अभी तक हुई नहीं है। ओके फायर बेबी, अब तुम वापस जा सकती हो। ध्वनि हैरानी से बोली, वॉट डू यू मीन की औकात नहीं हुई है? तुम हो कौन? मैं तुम्हारे हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करूंगी क्या? ऐसे नहीं चलेगा। अशक बोरियत भरे लहजे में बोला, एक ही चीज़ बार बार बोलकर तुम थक नहीं जाती? अगर नहीं थक रही हो तो फिर थकना सीख जाओ, वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें थकाने के लिए। फिलहाल गेट आउट। ध्वनि कुछ पल अशक को घूरती रही और चिल्लाकर बोली, भूतकाल से आए हुए शैतान हो तुम, मॉन्स्टर यू आर, आई हेट यू। तुरंत वहां से निकल गई। ध्वनि गुस्से में ऊपर जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। वो चिल्लाकर बोली, कौन है? दिखता नहीं है क्या? इतना बोलते ही उसकी नज़रें सामने खड़ी एक लड़की की तरफ चली गई जिसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था, और वो लड़की रिबेका थी। अशक के लिए काम करती थी वो और अपने काम में हद से ज़्यादा एक्सपर्ट थी। रिबेका उसे देखते हुए बोली, ओके सो तुम हो एव की गर्लफ्रेंड? ध्वनि चढ़ते हुए बोली, तुम कौन हो? और मुझे याद दिलाना जरूरी है कि मैं उस मॉन्स्टर की गर्लफ्रेंड हूँ। रिबेका धीरे से बोली, मॉन्स्टर? तुम एव को मॉन्स्टर बोल रही हो? ध्वनि उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि वो इंसान मॉन्स्टर ही है। इतना बोलकर वो रिबेका को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए तुरंत वहां से चली गई। रिबेका हैरानी से बोली, एव की गर्लफ्रेंड एव को मॉन्स्टर बोलती है? इंटरेस्टिंग, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बोलकर वो तुरंत ऑफिस रूम की तरफ बढ़ गई। रिबेका सीधे अंदर आते हुए बोली, सॉरी एव, तुम बाहर नहीं आए तो मुझे अंदर आना पड़ा। अशक उसे देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? रिबेका कुछ पल रुक कर बोली, ऋषित, उसकी जो फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई है अभी तक तो वो पागल हुआ है, लेकिन जब उसे पता चल जाएगा तो वो हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने हमारी बलिन की, इनफैक्ट पूरे जर्मनी की जितनी भी फैक्ट्रीज है और बेसेस है उन सब की सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी डबल करवा दी है। अशक एक नज़र उसे देखकर बोला, वेरी गुड, एक काम करो, ध्वनि के फादर आलोक बाजवा, उनके मूवमेंट पर नज़र रखने का काम तुम्हारा है। रिबेका हैरानी से बोली, अब वो आपकी गर्लफ्रेंड है राइट? तो अपनी गर्लफ्रेंड के फादर पर नज़र रखवाना है आपको? अशक उसे देखते हुए बोला, हु वाज इन चार्ज? रिबेका सर झुकाकर बोली, सॉरी एव। अशक कुछ पल रुककर बोला, जो बोला है वो करो, विशाखापट्टनम में आलोक बाजवा की छोटी से छोटी मूवमेंट पर तुम्हारी नज़र रहनी चाहिए। रिबेका उसे देखकर बोली, लक्ष्य सोलंकी और ऋषित वालिया का क्या? अशक हल्का सा मुस्कुराकर बोला, लक्ष्य सोलंकी बौखला जाएगा लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर मारना आता है, चोट पहुंचाना नहीं। ऋषित वालिया, उसे तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। रिबेका जल्दी से बोली, ओके एव। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। इधर अशक गहरी सांस लेकर बोला, ध्वनि बाजवा, फायर बेबी, क्या कर रही हो तुम? जो भी कर रही हो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाउंड यू इंटरेस्टिंग। बोलते हुए उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ध्वनि चल रही थी। रात का वक्त, ध्वनि बेड पर लेटी हुई थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ पल रुककर बोली, अगर बाहर निकलूंगी तो किसी को पता तो नहीं चलेगा? पता चल भी गया तो क्या हुआ? इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और सीधे बाहर जाने लगी। बाहर आते ही ध्वनि चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त हर तरफ अंधेरा था, एक भी लाइट ऑन नहीं थी। ध्वनि खुद से बोली, इतनी भी कौन सी बिजली बचानी है इन लोगों को कि सब कुछ बंद करके रखा है। बोलते हुए वो हाथ आगे बढ़ते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक दो बार ऊपर नीचे होने की वजह से उसे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था। धीरे धीरे ध्वनि नीचे पहुंचे और वो सीधे किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में पहुंचते ही ध्वनि गहरी सांस लेकर बोली, फाइनली सही जगह पहुंची मैं। बोलकर उसने फ्रिज खोला। फ्रिज के अंदर से आई हुई लाइट की वजह से किचन में रोशनी हो रही थी। ध्वनि एक आइसक्रीम का बकेट निकाला और वो फिर बकेट लेकर ही वही स्टूल पर बैठ गई। तभी उसके पीछे से आवाज आई। वो खुद से बोली, कौन है? बोलते हुए उसकी आंखें सीधे अशक की तरफ चली गई, जो कि इस वक्त शर्टलेस किचन के डोर से टिकर खड़ा था। फ्रिज का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था क्योंकि वहां पर अंधेरा था, इसीलिए ध्वनि ने बंद नहीं किया था। वही अशक को देखकर ध्वनि के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। चट एंड फर्स्ट किस।
जर्मनी, बर्लिन। रात का वक्त। ध्वनि के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर चुका था। वो चुपचाप अशा को देख रही थी। अशा उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए फ्रिज की तरफ गया। उसने एक बोतल निकाली और सीधे दूसरी तरफ ले गया। ध्वनि मन में बोली, ये मुझे कुछ बोलेगा नहीं क्या? अशा ध्वनि की तरफ एक बार भी देखा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ध्वनि उसके लिए इनविजिबल थी। ध्वनि ने एक गहरी सांस ली और उसने दूसरा चम्मच उठा लिया। वो वापस अपने आइसक्रीम पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद ध्वनि ने फिर से सर उठाकर देखा। अशा अब उसे देख रहा था। वो धीरे से बोली, वॉट? बस आइसक्रीम खा रही हूँ, भागने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अशा बिना किसी भाव के बोला, कर भी नहीं सकती, कोशिश करके देख लेना, पता चल जाएगा कि आखिर क्या होता है। ओके गर्लफ्रेंड। ध्वनि उसे देखते हुए बोली, मैं गर्लफ्रेंड सिर्फ बाहर हूँ, वो भी तुम्हारे ब्लैकमेल करने की वजह से, उसके अलावा मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अशा उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, रियली? तो फिर क्या हो तुम फायर बेबी? यू नो वॉट, जितनी आग तुम्हारे अंदर है ना, एक पल नहीं लगेगा मुझे उसके ऊपर पानी डालकर उसे खत्म करने में, पर इसमें मजा नहीं आएगा। ध्वनि अपने मुंह में चम्मच लिए अपनी ऑटम ग्रीन आंखों से अशा को घूर रही थी। कुछ ही पल में अशा उसके सामने आकर रुका। अंधेरे में उसके इलेक्ट्रिक ब्लू आंखें चमक सी रही थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। ध्वनि मन में बोली, किसी की आंखें इतनी अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है? तभी अशा के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो हल्का सा ध्वनि के चेहरे पर झुका और उसके कान के पास ठहरकर बोला, अशा वालिया की आंखें क्या? पूरा का पूरा अशा वालिया अट्रैक्टिव हो सकता है, यू नो। मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है फायर बेबी। ध्वनि हैरानी से बोली, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? बोलते हुए उसने अपना चम्मच आइसक्रीम के टब में रखा और हैरानी से अशा को देखने लगी। तभी अशा की नज़रें ध्वनि के होठों की तरफ चली गई। उन पर हल्की सी आइसक्रीम लगी हुई थी। अशा धीमी सी आवाज में बोला, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बोलकर उसने अपने अंगूठे से उसके होठों पर लगे हुए आइसक्रीम को साफ किया और अपने अंगूठे को हल्का सा सक करके छोड़ा। ध्वनि की आंखें हैरानी से फटने को तैयार थी। वो मन में बोली, ये तो इनडायरेक्ट किस हो गई। गॉड, अब इसने मुझे डायरेक्ट किस कर दी तो मैं क्या करूंगी? मैं तो पिघल जाऊंगी, एक तो ऑलरेडी इतना हैंडसम है। अशा ध्वनि को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा। वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही ध्वनि ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वो खुद से बोली, नहीं ध्वनि बाजवा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे किसी की शक्ल देखकर गलती बिल्कुल भी नहीं। इसने मुझे किडनैप किया, वो भी पेंटिंग के चक्कर में। बिल्कुल नहीं सोचना इन चीज़ों के बारे में। बोलकर वो वापस स्टूल पर बैठ गई और अपनी आइसक्रीम खाने लगी। ध्वनि कुछ सोचते हुए बोली, पेंटिंग? अगर वो पेंटिंग किसी के हाथ में लग जाएगी तो भी कोई कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मैंने उस पेंटिंग को अच्छे से संभाल कर रखा है। मैं किसी को भी वहां नहीं पहुंचने दूंगी। पता नहीं वहां पर क्या है, लेकिन जो भी है, ये सब के सब एक ही चीज के पीछे पागल हो चुके हैं। ध्वनि बाजवा, बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। अगला दिन, एक बड़ा सा कमरा जो कि पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। उस कमरे का सारा सामान टूटा फूटा इधर उधर पड़ा हुआ था। वही कमरे के बेड पर, जो कि किंग साइज बेड था, उस बेड पर ऋषित बैठा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था और वो बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। तभी एक औरत तुरंत अंदर आई। वो औरत ऋषित के पास बैठकर बोली, व्हाट आर यू डूइंग ऋषित? दिमाग खराब है तुम्हारा? बोलकर वो औरत ऋषित के हाथ पर बैंडेज करने लगी। ऋषित बिना किसी भाव के बोला, मॉम, आई हेट हिम, नफरत करता हूँ मैं उससे, उसे बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन वो इंसान। वो औरत बीच में बोली, जस्ट शट अप ऋषित, बर्बाद करने के लिए खुद को सही रखना जरूरी है। अगर तुम खुद को चोट पहुंचाओगे तो कैसे और क्या बर्बाद करोगे? ऋषित चिल्लाकर बोला, तो क्या करूं मैं? इतनी मुश्किल से उसे जर्मनी से बाहर भेजा था, 5 साल बाद वापस आ चुका है फिर से, और आते ही उसने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दिया। मॉम, मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए। वो औरत कुछ पल रुक कर बोली, क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम देखना चाहती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और ऋषित बीच में बोला, एग्जैक्टली मिसेज माया वालिया, आप मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, और वो भी। इतना बोलकर वो रुक गया और उसने एक गहरी सांस ली। इस वक्त वो माया के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था। इधर माया ने ऋषित के हाथ पर अच्छे से पट्टी बांध दी थी। वो खड़ी होकर बोली, ऋषित खुद को शांत रखो, ओके? तुम जानते हो कि ये सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ऋषित बिना किसी भाव के बोला, बहुत अच्छे से जानता हूँ मॉम की सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए, वो पेंटिंग। उस पेंटिंग में छुपा हुआ रास्ता, अगर उसका रास्ता वो लड़की है जो अशा के पास है, तो मुझे वो लड़की चाहिए। माया उसे देखते हुए बोली, लिसन ऋषित, मैं किसी भी तरीके से तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। 5 साल पहले तुम्हारी वजह से अशा को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा था। वो वापस आया है, अगर उसके अंदर रिवेंज वाली फीलिंग आ गई ना, तो आई डोंट नो वो क्या करेगा।
ऋषित खड़ा होकर बोला, वो जो भी करेगा उससे पहले मैं बहुत कुछ कर दूंगा। वो जर्मनी का किंग बेशक से बन जाए क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू बी किंग ऑफ जर्मनी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पेंटिंग के रास्ते से मतलब है। मुझे वो पावर चाहिए जो मुझे ऐसे पावरफुल बनाएगी। ध्वनि वो लड़की चाबी है और चाबी मुझे चाहिए। ऋषित की बात का माया कोई जवाब नहीं दे पाए। वो जानती थी कि उसका बेटा पावर के पीछे कितना बड़ा पागल था, लेकिन उसे डर था अश का। 5 साल से जो इंसान छुपा हुआ था वो अचानक सामने आया, और वो भी उस चीज़ के मामले में जिसमें उसका कोई काम नहीं था। उसे तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ध्वनि को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इधर ध्वनि इस वक्त अश के साथ गाड़ी में बैक सीट पर बैठी हुई थी। उनकी गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। सुबह सुबह ही अश ध्वनि को जबरदस्ती लेकर आया था और ध्वनि को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे थे। ध्वनि मन में बोली, कहाँ लेकर जा रहा है ये मुझे? अगर भागने की कोशिश की तो? तभी अश तेज आवाज में बोला, कोई कोशिश मत करना, तुम्हारी कोशिशों के लिए मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर आया फायर बेबी। ध्वनि उसे देखकर बोली, तुम्हारे कानों में सुनने की स्पीड ज्यादा है क्या? तुम्हें कैसे पता चल जाता कि मैं क्या बोल रही हूँ? आई मीन मैं क्या सोच रही हूँ? अश उसे देखकर बोला, फायर बेबी तुम मुझे मॉन्स्टर कहती हो, राइट? एंड मॉन्स्टर कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, खासियत होती है मॉन्स्टर की। ध्वनि उसे देखते हुए बोली, इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम मॉन्स्टर हो? अश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, ये आई एम। ध्वनि कुछ पल उसे देखती रही और फिर वापस सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सीधे एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। ध्वनि हैरान परेशान निगाहों से उस बिल्डिंग की तरफ देख रही थी। वो धीरे से बोली, ये सब? तभी उसकी तरफ का दरवाजा खुला। एक वॉलंटियर ने गाड़ी का दरवाजा खोला था। ध्वनि चुपचाप गाड़ी से उतर गई और उसके उतरते ही ड्राइवर उसके पास आकर बोला, मैडम आपको सर के पीछे जाना है। ध्वनि ने अश की तरफ देखा जो कि उसे आगे निकल चुका था। वो गहरी सांस लेकर बोली, जा रही हूँ। इतना बोलकर वो मुंह बनाते हुए सीधे अश के पीछे निकल गई। अंदर आते ही ध्वनि चारों तरफ देखने लगी थी। वो एक ऑफिस की बिल्डिंग थी। ध्वनि को ज्यादा कुछ नहीं पता था, इनफैक्ट उसे तो कुछ भी नहीं पता था। वो बस चुपचाप अश के पीछे चल रही थी। ध्वनि खुद से बोली, ये मॉन्स्टर मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? बोलते हुए उसकी नज़र सीधे अश की तरफ चली गई, जो कि अपनी लिफ्ट में चला गया था। ध्वनि तुरंत उसके पास आए और लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही लिफ्ट बंद हो गई। वो अश को देखकर बोली, तुम मुझे ऐसे छोड़कर आगे क्यों निकल रहे हो? अश अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, ध्यान तुम्हारा होना चाहिए फायर बेबी, देखना चाहिए तुम्हें कि सामने वाला इंसान कहाँ जा रहा है। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें लेकर नहीं घूम सकता मैं। ध्वनि उसे देखते हुए बोली, तो फिर मुझे छोड़ देते वहीं जहाँ पर रखा हुआ था, क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर? अशय एक नज़र उसे देखकर बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकता हूँ, छोड़ूंगा थोड़ी। ध्वनि हैरानी से बोली, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? अभी तक जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी और तुम मुझे बिना देखे आगे निकल रहे थे, तब मैं क्या थी? अशय एक नज़र उसे देखकर बोला, तुम तब भी मेरी गर्लफ्रेंड थी और अभी भी गर्लफ्रेंड हो, बात बस इतनी सी है। अशवालिया अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर उसे लेकर हर जगह नहीं घूमेगा, ओके? इसी के साथ लिफ्ट रुक चुकी थी। अश लिफ्ट से बाहर निकल गया। ध्वनि उसे जाते देख बोली, गर्लफ्रेंड बनाया है या फिर क्या बनाया इसने मुझे? अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे भी ट्रीट करेगा, अपनी मर्जी के रूल्स बनाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। बोलकर वो अश के पीछे चली आई। अश अपने केबिन की तरफ जा रहा था और ध्वनि उसके पीछे ही थी। वो जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, ध्वनि ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। इस खींचने के चक्कर में ध्वनि का पैर एकदम से फिसला और वो पीछे की तरफ गिरने को हुई। तभी अश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचा और इन्हीं सब के बीच उन दोनों के होंठ आपस में टकरा गए। ध्वनि की आंखें एकदम से फैल गई, वहीं अश की इलेक्ट्रिक ब्लू आंखें डार्क हो चुकी थी। अश ने ध्वनि को अपने और पास खींचा और वो उसके होठों को किस करने लगा था। ध्वनि अश से छूटने की कोशिश कर रही थी पर वो छूट नहीं पा रही थी और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये उसकी लाइफ की पहली किस थी। अश ध्वनि को घुमाते हुए वहीं केबिन के पास वाले दीवार से टिका दिया और उसने ध्वनि के कलाइयों को पकड़कर उसके सर के ऊपर टिकाया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि अश मौका ढूंढ रहा था और मौका खुद उसे ध्वनि, या कह सकते थे कि किस्मत, किसी ने तो दिया और अश ने उसे कैप्चर कर लिया। अश ध्वनि के लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे पैशनेटली किस कर रहा था। इधर ध्वनि की सांसें तेज होने लगी थी लेकिन वो अश से छूट नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अश ने ध्वनि के होठों को छोड़ा। ध्वनि लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, ब्लडी मॉन्स्टर, तुमने मुझे किस किया? अश उसे देखते हुए बोला, सिंपल किस, यू वांट समथिंग एल्स फायर बेबी? ध्वनि उसे घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि अश ने वापस से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। ध्वनि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद अश ने उसके होठों को छोड़ा और उसे देखकर बोला, नाउ डोंट से एनीथिंग,
ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मेरी रेपुटेशन है फायर बेबी। तुम्हारे अंदर फायर बहुत है लेकिन मेरे आगे ये आग कुछ भी नहीं है। कंट्रोल करो, जगह देखकर बोलो, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ध्वनि आंखें फाड़े अशक को देख रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले या फिर क्या करें। अभी वही उसने खुद ही उसे किस किया था और अब वो उसे ही डांट रहा था। अश ने कुछ पल ध्वनि को देखा और वो वापस अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। तभी ध्वनि धीरे से बोली, तुम मुझे किस करके नहीं जा सकते, तुमने मुझे किस किया ना, देन नाउ आई विल किस योर बैक। बोलकर उसने अश का कॉलर पकड़ा और उसे तुरंत अपनी तरफ घुमाया। अगले पल ध्वनि पंजों के बल खड़ी हुई और उसने अश के होठों को कैप्चर कर लिया। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आखिर क्या हुआ था 5 साल पहले? कौन है चीखने वाला? जानने के लिए पढ़ते रहिए। प्लीज जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।